हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। देखा जाए तो निजीकरण हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। त्रिपाण स्टडी सेंटर आपको इसी तरह के जो है वीडियो लाता है जो आपके लिए सिर्फ फ़ायदेमंद रहे। और यहाँ पर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो आपके लिए पर्याप्त ना हो। हर वीडियो उपलब्ध है, सिर्फ आपको देखना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। तो आज हमारा टॉपिक जो यहाँ आया है निजीकरण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें यहाँ निजीकरण का तो कहते हैं निजीकरण या निजी क्षेत्र का अर्थ। सबसे पहले तो हमें अर्थ जानना पड़ेगा कि निजीकरण का अर्थ होता क्या है, यानी प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो निजी क्षेत्र या निजी उपक्रम से आशय ऐसी औद्योगिक, व्यापारिक या वित्तीय इकाई से है जिन पर व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रबंधन होता है। निजीकरण का मतलब समझ गए होंगे कि जिसमें आम व्यक्तियों का अपना अधिकार होता है, यानी गैर सरकारी संस्थाएं का यहाँ स्वामित्व एवं प्रबंधन होता है। तो समझ गए होंगे कि व्यक्ति या गैर सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं नहीं है, उनका यहाँ पर प्रभुसत्ता होती है। और यह इकाई मूल्य के बदले वस्तु या सेवाओं की पूर्ति के लिए सरकारी नियमों के अधीन संचालित भी किए जाते हैं। यानी देखा जाए तो सरकार के अधीन भी ये कार्य करते हैं। इसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण का मतलब साफ होता है कि अपना खुद का, प्राइवेट। जैसे कि आप कोई प्राइवेट काम करते हो तो वो आपका निजी है। ठीक है, इसमें सरकार का कहीं भी हिस्सेदारी नहीं रहती है, सिर्फ सरकार आपसे टैक्स वसूल सकती है इसके अंतर्गत। तो निजीकरण का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि व्यक्तियों का स्वयं का या गैर सरकारी संस्था जिसका अपना स्वयं का ही जो यहाँ पर है स्वामित्व होता है, जो स्वयं ही इसको चलाता है, उसे ही हम निजीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आप देख सकते हो जो आया है टॉपिक, निजीकरण या निजी क्षेत्र की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है। निजी या निजी क्षेत्र की विशेषता काफ़ी महत्व रखेगा। देखा जाए तो यहाँ पर निजी उपक्रमों की स्थापना देश विदेश की व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता है निजी उपक्रमों की स्थापना देश या विदेश के व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा की जाती है। यानी अपने देश में भी कोई व्यक्ति जो है अपना प्राइवेट खोल सकता है या विदेश के व्यक्ति भारत में आके भी अपनी संस्थाओं को खोल सकते हैं, तो वो निजी संस्थाएं ही कहलाएगा। ये विशेषता रहती है। इवन देखें तो उपयुक्त निजी उपक्रमों का निजी स्वामित्व भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि निजी उपक्रमों का निजी स्वामित्व भी यहाँ पर रखी जाती है। और देखा जाए तो ऐसे उपक्रमों का संचालन एवं प्रबंधन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी इसमें सरकारी व्यक्ति नहीं होते हैं, इसमें निजी व्यक्ति होते हैं जो अपना कार्य संचालन चलाते हैं। इसमें सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि निजीकरण का मतलब ही होता है अपना प्राइवेट, अपना जो होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने तथा उनकी पूर्ति करना होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कंपनियों के लाभ कमाना होता है। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने तथा उनकी पूर्ति करना ही निजी कंपनियों की अपनी विशेषता होती है। इवन देखें तो ये उपक्रम सरकारी नियमों एवं कानून के अनुसार संचालित जरूर होते हैं, लेकिन सरकार का यहाँ पर नियम जरूर चलती है। सरकार जो है इस पर रूल रेगुलेशन लगा सकती है, क्योंकि सरकार के नियमों के कारण ही जो है निजी कंपनियां चलाई जाती है, लेकिन सरकार इस पर जो है दबदबा अधिक नहीं डाल सकती है। दबाव, सरकार का प्रभाव इस पर नहीं रहता है, क्योंकि ये आपका अपना निजी होता है। सरकार का दबदबा नहीं चलती, लेकिन सरकार का रूल रेगुलेशन को आपको यहाँ पर पालन करने की आवश्यकता हो जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो निजी व्यक्तियों के जो है सबसे अधिक इसमें यही महत्वपूर्ण बात रहती है कि इसमें सिर्फ लाभ कमाने के ही मकसद होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के साथ साथ इसमें लाभ कमाने की जो है गुंजाइश सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये निजी कंपनियां होती है और निजी कंपनियां जितना मर्जी लाभ कमा सके इससे कोई मतलब नहीं रहता। सरकारी कंपनियों में यही होता है कि समय प्रतिबंधित होती है, समय के अंतर्गत लोग करते हैं और वहाँ पर अगर आप काम करो चाहे ना करो आपको तो सैलरी मिलती रहती है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में जितना काम कीजिएगा उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो आज सरकार निजीकरण के
बातों पर ही अनुसरण कर रही है। आज से बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो निजीकरण कर दिया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण या निजी क्षेत्र के उद्देश्य, यानी प्रासंगिकता काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निजीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखा जाए, पहली तो निजीकरण का एक ही उद्देश्य होता है कि पूंजी निर्माण में तेजी, यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निजीकरण का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक जो है धन लाभ कमाना। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि जो है पूंजी निर्माण में तेजी करना। कहते हैं जब लोगों का व्यक्तिगत धन उत्पादन और व्यापार में लगता है तो देश में पूंजी निर्माण तेजी से होती है, क्योंकि इसका व्यक्तिगत धन लगता है। तो क्योंकि प्राइवेटलाइजेशन है तो पूंजी निर्माण तेजी से होती है। उद्योगपति एवं व्यापारी कमाए गए धन का पुण्य विनियोग करते हैं और इससे पूंजी में वृद्धि होती है। निजी क्षेत्र को उद्योग लाभ को उद्देश्य से चलाए जाते हैं, इसलिए पूंजी निर्माण होना स्वाभाविक बन जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूंजी निर्माण में तेजी करना कहते हैं निजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और ये देखा जाए तो उद्योगपति और व्यापारी इसमें जो है धन कमाने के लालसा से जो है इसमें सम्मिलित करते हैं अपने आप को, क्योंकि ये सरकारी विभागों के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। सिर्फ सरकारी विभाग का यहाँ पर रूल और रेगुलेशन लगती है, बाकी लाभ कमाना और संपत्ति लगाना सब पूंजी जो होते हैं आम व्यक्तियों के अंतर्गत होते हैं। इवन देखें दूसरा पॉइंट की तरफ, तो कहते हैं व्यक्तिगत औद्योगिक क्षमता एवं साहस का उपयोग। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि व्यक्तिगत औद्योगिक क्षमता एवं साहस का भी उपयोग इसमें हम देख सकते हैं। कहते हैं देश का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास केवल उद्योग स्थापित कर देने से नहीं हो जाता है। हम कोई उद्योग लगा दें से इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे धन प्राप्त होगी, बल्कि औद्योगिक इकाई का कुशलता से संचालन भी आवश्यक है। कहते हैं कोई कंपनियां तभी चलती है जब उसको हम कुशलता से चलाएं। आज देखिए भारत में सरकारी विभाग इसलिए फेल होते चले जा रहे हैं, इसका कारण यही होता है कि इसको सही तरह से चलाया नहीं जाता है। और ये सबसे बड़ी सरकारी जो एजेंसियों की कमियां हैं। देखा जाए तो भारत में या तो सरकारी एजेंसी की बोलबाला है या उनकी कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ सरकारी एजेंसियां जो होती है सिर्फ धन कमाने में ही विश्वास रखती है। अगर आप कोई चीज़ बनवाने चले जाओ सरकारी तो आपकी जो है चप्पल घिस जाती है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनियों में बेशकली धन लगती है, लेकिन समय से पहले ही आपका काम जो है हो जाता है। लेकिन सरकारी क्षेत्रों में देखा जाए तो उसमें जो है बहुत लंबा समय लगता है। कहते हैं समय बीत जाती है फिर भी वो काम जो है समय रहते नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्तिगत औद्योगिक क्षमता एवं साहस का उपयोग इसमें की जाती है। इस दृष्टि से निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निजी उद्योगपति उद्योग को लाभपूर्ण स्थिति में एक पुण्य क्षमता से चलाने में प्रेरित होते हैं। देखा जाए तो इसका यही परिणाम निकलता है कि देश का तेजी से समृद्ध औद्योगिक विकास होता है। और देखिए कोई भी देश जो है औद्योगिक विकास अपना करना चाहता है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है निजीकरण का जो है बातों का अनुसरण करना। और भारत ने भी निजीकरण के जो है अनुसरण किया, जिसके कारण भारत में औद्योगिक क्षमता काफ़ी बढ़ी है और औद्योगिक विकास भी हमें देखने को मिला है। अगले पॉइंट की तरह अगर हम नज़र दौड़ाएं तो सार्वजनिक वित्त में अंशदान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक वित्त में जो है अंशदान की प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। सरकार को अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और इस धन की पूर्ति निजी क्षेत्र के उद्योग उत्पादन कर, आयकर, बिक्री कर और आयात निर्यात शुल्क आदि के रूप में करते हैं। सरकारी उद्योग तो प्रायः घंटों में ही चलते हैं और ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के सरकारी खर्च का सहारा लिया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में अंशदान कैसे हो सकता है। कहते हैं आज सरकारी क्षेत्र जो होते हैं सिर्फ नाम मात्र का होता है। सबसे अधिक फायदा जो होता है प्राइवेट कंपनियों की होती है। आज देखा जाए तो इलेक्शन में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन होती भी है तो निजी कंपनियों की होती है। सरकार को ये निजी कंपनियां इलेक्शन में बहुत धन देती है, जिनके कारण ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिनको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के समय में चल रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो है सरकार का अंशदान देना ही होता है, क्योंकि सरकार को जो है इलेक्शन में ये सारी कंपनियां अंशदान करती है, जिनके कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। इवन देखा जाए तो सरकार जो है इन पे और भी धन वसूलने के लिए उत्पादन कर, आय कर, विक्रय कर, आयात निर्यात शुल्क आदि के रूप में भी सरकार जो है इनसे पैसा लेती है। और सरकारी उद्योग प्राय घंटे में ही चलती है कि सरकारी अगर उद्योग देखोगे तो ये तो कहते हैं
इतने कमज़ोर होते हैं कि घंटों में ही चलते हैं, और ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र ही सरकारी खर्च का सहारा होता है। आप समझ सकते हो कि निजी क्षेत्र ही सरकारी खर्च के लिए एक सहारा होता है। सरकारी उद्योग जो है बिल्कुल ही तहस नहस होती है। अगर अगली पॉइंट की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग। देश के समृद्ध नागरिकों के पास उत्पादन के दो महत्वपूर्ण साधन हैं, एक तो है भूमि, एक है पूंजी। क्योंकि देखा जाए तो आम नागरिकों के पास सिर्फ यही चीज़ हो सकती है, या तो भूमि होगी या पूंजी होते हैं। इसको उत्पादन कार्य में लगाने के लिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और ये लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से उद्योग स्थापित करते हैं, और इससे राष्ट्र के ये व्यक्तिगत साधन बेकार नहीं पड़े रहते हैं। यानी देखा जाए तो निजीकरण के कारण जो सरकारी क्षेत्र में बेकार पड़े हुए चीज़ों का जो है यहाँ पर उपयोग हो जाता है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप देखिएगा कोई चीज़ है तो वो पड़ा हुआ है तो रखा हुआ है, चाहे वो सड़ जाए गल जाए, सरकारी विभागों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही चीज़ अगर प्राइवेट सेक्टर में रहती है तो प्राइवेट सेक्टरों को बहुत हानि उठानी पड़ सकती है, और इसके लिए नुकसान भी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों के लिए अलर्ट रहती है, लेकिन सरकारी विभाग इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। कहते हैं निजी क्षेत्र के माध्यम से जब लोगों के व्यक्तिगत साधन उत्पादन में लगते हैं तो राष्ट्र के कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना। कहते हैं निजी क्षेत्र के माध्यम से जब लोगों के व्यक्तिगत साधन उत्पादन में लगते हैं तो राष्ट्र के कुल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। जब आम व्यक्तियों के उत्पाद इसमें लगेंगे तो इसमें जो है काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगा। उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। उत्पादन में अगर वृद्धि होगा तो कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी हमें वृद्धि को देखने को मिल सकता है। इससे लोगों में संपन्नता आती है और उनका जो है जीवन स्तर ऊंचा उठता है, क्योंकि जितना प्राइवेटाइजेशन होगी उतना देश में जो है गरीबी दूर होगी। और गरीबी दूर करने का भारत में सबसे महत्वपूर्ण साधन यही है कि भारत में जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। क्योंकि सरकारी विभाग के कार्य तो हम जानते ही हैं, समझते ही हैं कि आज सरकारी विभाग में वही व्यक्ति जाना चाहते हैं जो अमीर हैं, क्योंकि उनको आराम वाली ज़िंदगी चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया है, अगर बड़े लोगों को, अगर बच्चों को अगर पढ़ने की बात किया जाए तो हमेशा सरकारी स्कूल को ही दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो प्राइवेट जो है छोड़ के सरकारी जो है जगहों पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। इसलिए वो प्राइवेट के दरवाज़ा खटखटाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। और जॉब की बात किया जाए तो उनको पता है कि प्राइवेट कंपनियां जो है जॉब में उनकी बुरी हालत कर देंगी, इसलिए वो सरकारी जॉब को ही महत्ता देती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। इवन देखें तो बचत को प्रोत्साहन करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट बनता है कि बचत को प्रोत्साहन करना। देखा जाए तो निजी क्षेत्र लोगों की बचत करने की इच्छा एवं शक्ति में वृद्धि करती हैं, क्योंकि बचत को प्रोत्साहित करना ही हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है, और भारत बचत करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। कहते हैं निजी क्षेत्रों की बचत करने की इच्छा एवं शक्ति में वृद्धि होती है जब देश के नागरिक अपनी बचत के धन को उद्योगों में भी नियोजित करने का अवसर पाते हैं, तो वो अधिक से अधिक जो है बचत करने के लिए प्रोत्साहित भी होती हैं। साम्यवादी राष्ट्र की तुलना में पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जा सकती है। यानी देखा जाए तो साम्यवादी राष्ट्र की तुलना में पूंजीवादी एवं मिश्र अर्थव्यवस्था वाले देशों में बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा है, साम्यवादी में नहीं है। लेकिन पूंजीवादी और मिश्र अर्थव्यवस्था वाले देशों में बचत करने की प्रावधान सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण निजी क्षेत्र ही हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि बचत को प्रोत्साहन करना, और ये सब कहीं ना कहीं उदारीकरण के कारण ही होता है, क्योंकि हमें पता है कि भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखा है और भारत में भी बचत करने की प्रावधान सबसे अधिक देखने को मिलता है। आम लोग भी इसी चीज़ का जो है प्रावधान करते हैं। और हमारा आगे का टॉपिक जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, निजीकरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है
कि निजीकरण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम बात करें, पहला अगर क्वेश्चन पे देखें, पहली पॉइंट पे नज़र डालें तो कहते हैं स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र और ओनरशिप। स्वामित्व का हस्तांतरण का तात्पर्य सरकार द्वारा कंपनी की एक मुफ्त बिक्री कर दी जाती है, यानी सरकार जो है अपनी सारी कंपनियों को जो है आम लोगों में बेच देते हैं। और ये इसलिए किया जाता है कि सरकारी कंपनियां नहीं चल पाती है और आम जो है लोगों के हाथों में आ जाती है। देखिए, ये सरकारी कंपनियां क्यों नहीं चल पाती है, आपको तो मैंने पहले ही समझाया है कि लोग जो हैं सरकारी स्कूल में कभी पढ़ना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े घर के लोग, यानी मंत्री के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको तो प्राइवेट स्कूल चाहिए। और नौकरी में क्या चाहिए, नौकरी में उनको सरकारी नौकरी चाहिए। इसलिए जो है सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं वो एक मुश्त बिक्री कर दी जाती है, यानी उस सरकारी कंपनी पर सरकार किसी प्रकार का स्वामित्व और प्रबंधन नहीं रह जाता है, यानी सरकार उस पर कोई तरह का स्वामित्व और प्रबंधन अपने यहाँ नहीं रख सकता है और सरकार का उस कंपनी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं रहता है। जब सरकार उसको बेच देता है तो सरकार किसी प्रकार का अपना अधिकार उस पर नहीं दिखा सकता है। हम कह सकते हैं कि इसमें सरकारी कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार अपने आप को अलग कर लेती है, क्योंकि सरकार से वो कंपनियां नहीं चलती है। क्योंकि सरकार में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि रूल रेगुलेशनों की कमी रहती है। सरकार बेशक ये बात पे बल डाले कि सरकार के नियंत्रण में सब चीज़ होती है, लेकिन सरकार को अपनी कंपनियां ही नियंत्रण में नहीं होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए तो वहां आपका सम्मान होगा, लेकिन वही सरकारी सेक्टर में चले जाइए तो आपका जो है वहां तिरस्कार होगा। और ये सच्चाई है। सरकारी लोग तो पता ना अपने आप को क्या समझते हैं, उनके तेवर ही महान होते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका तो जॉब फिक्स है। 60 साल तक तो वो जॉब पर ही रहेंगे, 60 साल की उम्र तक तो बने रहेंगे, उसके बाद तो कोई हटा ही नहीं सकता उनको, इसलिए गुरूर में होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बंदे इस बात पे एनालाइज नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ये बात होता है कि कस्टमर जो है भगवान का रूप है, कस्टमर जितना लाइएगा उतना महत्वपूर्ण रहेगा। अगर एक भी कस्टमर के साथ अगर गलत आप व्यवहार करते हो तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आपको बाहर निकाल देती है। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आज लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर किसी कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ सम्मान से प्यार से बैठाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं रहती है। लेकिन लोग तो पहले ही इतना हताश होते हैं, इतने तकलीफ़ों में इन कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं, विभागों के दरवाजे खटखटाते हैं, और वहाँ पर उनकी बेरुखी सुन के ही दिमाग ख़राब हो जाता है। कहते हैं अगर आप कोई कक्षा में भी पढ़ते हो या कहीं भी जाते हो, कुछ टीचर से भी बात करते हो, सरकारी टीचर से, तो इतना बेरुखी बात करते हैं कि मत पूछो। कहते हैं बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर कोई काम करवाने चले जाओ तो इतनी बेरुखी और इतनी भद्दे विचारधारा से बात करते हैं कि मन नहीं करता कि इस जगह पर दोबारा हम पैर रखें, क्योंकि पता नहीं किस बात की तेवर दिखाते हैं। कहीं इनका ये तेवर तो नहीं होती कि हम जो है 60 साल की उम्र तक यहाँ पक्के बन के रह गए हैं। तो सरकार सही कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, इससे लोगों का गरुड़ भी टूटेगा। और विदेशों में देखिए, विदेशों में काम की जाती है, वहाँ पर हर चीज़ जो है प्राइवेट कर दी गई है, जिससे लोग वहाँ के कदर समझते हैं। समय का कदर होता है, पैसों का कदर होता है, लेकिन भारत में जो है समय का कदर नहीं होता है। लोग जो है आलस्य वाला जीवन जीने लग गए हैं। तो यही स्वामित्व का हस्तांतरण यहाँ पर भारत सरकार ने हर क्षेत्रों किया है, लेकिन इस पर कोई तरह के उनका स्वामित्व और प्रबंधन जो है भारत सरकार का नहीं रह जाता है। उसके पश्चात देखें तो विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनिवेश कहते हैं, विनिवेश मतलब लगाया गया पैसा वापस लेना। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है विनिवेश, कि लगाया गया पैसा को जो है वापस लिया जाता है। इसके अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी की जो है परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी कंपनी के हिस्से यानी शेयर को निजी क्षेत्र को बेचकर निवेश किया जाता है। यानी सरकारी कंपनियों के जितने भी होते हैं शेयर, उनको निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है। विनिवेश का मतलब किसी कार्य में लगाई गई पूंजी वापस लिया जाता है। इसमें भारत में मुख्य रूप से किसी कंपनी की जो है परफॉर्मेंस अर्थात कार्य की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह किया जाता है। कोई कंपनी अगर सरकारी डूबने लग जाती है तो सरकार इसको प्राइवेट हाथों में बेच देती है, क्योंकि सरकार के हाथों में ये कंपनी नहीं चल पाती है। कहते हैं विनिवेश यानी जब सरकार योजनाबद्ध तरीके से कुछ गैर जरूरी क्षेत्रों को सार्वजनिक इकाइयों के कुछ हिस्से निजी क्षेत्र को बेच देती है। आपने देखा होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता दूंगा मैं, कि भारत में रेल विभाग को जो है भारतीय सरकार संभाल नहीं पाई, तो इसको जो है सारे के सारे जो क्षेत्र हैं
वो प्राइवेट क्षेत्रों को बेच दिया गया। आज देखा जाए तो बड़े बड़े कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो है रेल को संभाल रखी हैं और किराया दिन पर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। और लेकिन एक बात भी साफ देखने को मिला है कि काफ़ी जो रेल में जो है सुधार भी की गई है। क्या ये भारत सरकार खुद नहीं कर सकती थी? भारत सरकार को पता है कि जब इतने बड़े एजेंसियां हैं, इतने लोग कार्यरत हैं, तो कार्य क्यों नहीं करते? वही प्राइवेट के हाथ में जाने से वो कार्य कैसे हो जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और मुझे भी ये प्रश्न पूछने का अधिकार है, क्योंकि कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार के हाथ में कुछ भी संभलती नहीं है, ये सरकार ने साफ कर दिया है। तभी तो जितने भी रेलवे हैं या जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सबको जो है प्राइवेटलाइजेशन करने में लगी हुई है। शायद सरकार से संभलती नहीं है, क्योंकि सरकार देखा जाए तो अपने ही कार्य में लिप्त रहती है। सरकार इन कंपनियों को पूंजी को आमंत्रित करती है और समय के साथ इनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास भी करती है। सरकार द्वारा इन कंपनियों को शेयर बेचने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुसंधान में सुधार और आधुनिकीकरण यानी फाइनेंस डिसिप्लिनाइज रिफॉर्म एंड द मॉडर्नाइजेशन की सुविधा देना होता है। यानी देखा जाए तो सरकार यहाँ पर सक्षम नहीं है, क्योंकि कहते हैं सरकार कंपनियों को अगर ढंग से चलाए तो ये चल सकती है। मैं आपको बता दूँ ऐसे नहीं, इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार जो है उसमें सरकार की सब प्रावधान है, लेकिन कई कंपनियां जो है एक एक मंत्रियों के अंतर्गत होता है। एक मंत्री जो है 5-5 विभाग को संभाल रखे होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है और उस मंत्री के लिए सिर्फ जो है रास्ते बनाए जाते हैं राजगद्दी के। अब देखिए एक मंत्री जो है कई कई विभागों को संभालना, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये भारत में ऐसा होता है। आज भी आप अगर नेट पे एनालाइज कीजिएगा, एक बार सर्च करके देखिएगा, तो एक मंत्री के अंतर्गत 5-5 विभाग होंगे। अरे भाई, जब 5-5 विभाग एक मंत्री को आप दे रहे हो तो कहाँ से संभलेगी, कहाँ से व्यवस्था हो पाएगा? मंत्री जी के क्या 50 हाथ होते हैं? संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति तो अपना एक कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, तो मंत्री जी के पास कितना दिमाग आ गया है कि वो 5-5 विभागों को एक साथ संभाल लेंगे। अब ऐसी स्थिति रहेगी तो जर्नल सी बात है, कोई भी क्षेत्र में काम होना संभव नहीं है। और इन्हीं कारणों से जो है भारत सरकार सारे चीज़ों को बेच रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें भी राजनीति है। राजनीति की ये होती है कि प्राइवेट कंपनियों को ये फ़ायदा पहुंचा रही है और आम गरीबों को लूट रही है। आप सोचिए कैसे। देखिए, जब इलेक्शन होता है तो प्राइवेट कंपनियां जो है सरकार को धन देती है, खुला धन देती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन में प्रचार में अरबों रुपया जो है पानी की तरफ बहाया जाता है और कोई सरकार के पास साल भर अगर कमाएगी भी फिर भी अरबों रुपया नहीं आ सकता है। और ये फ़ायदा प्राइवेट कंपनियां ही करती है। प्राइवेट कंपनियां दे देने से कंपनियां क्या होती है, जैसे रेलवे की प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने दे दिया है। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सुविधा तो दिखाएंगे, लेकिन आपसे जो है दुगना रुपया वसूलेंगे और सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होगा। सारे प्राइवेट कंपनियां आपसे मनमर्जी पैसा वसूलेंगे और आपको जितना हो सकता है उतना लूटेंगे। तो समझ गए ना, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही फ़ायदा होता है। तभी तो एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक मंत्री के अंतर्गत 5-5 विभाग, 4-4 विभाग, 3-3 विभाग देने का क्या मतलब उठता है सरकार को? क्या सरकार के समझ नहीं है कि एक चीज़ तो कार्य करना उनके लिए दुष्कर्म होता है? 5-5 कंपनियां कैसे संभाल सकती है? इसलिए भारत सरकार में देखा गया है कि भारत सरकार ने सभी जगहों को प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया है। करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आप तो काम बहुत महान कर रहे हो। तो ये सब बातें यहाँ पर आ जाती है। देखा जाए तो ऐसी कंपनियां हैं जो NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC एयर इंडिया कंपनी, और देखा जाए तो ONGC आदि, इनमें सरकार द्वारा निवेश किया गया जरूर है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है कि सरकार सक्षम होते हुए भी सरकार सक्षम नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अविनियम यानी डिरेगुलेशंस, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सरकार अर्थव्यवस्था को कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखती है। सरकार जो है जिसमें फ़ायदा होती है उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखती है, यानी इन क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के लिए प्रतिबंधित होते हैं। यानी इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि इन क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के लिए प्रतिबंधित होते हैं। देखिए, सरकार कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रित में रखता है और क्योंकि इस क्षेत्रों में सरकार के जो है काफ़ी पैसे होते हैं, काफ़ी मुनाफा होता है। जब ये मुनाफा नहीं होता है तो ये निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देता है। तो यहाँ देखिए
कि इन क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के प्रतिबंधित होते हैं कि इनको निजी व्यापारियों के हाथों में नहीं देते हैं। और ये क्षेत्र जैसे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र हो, रेल, रक्षा, न्यूक्लियर पावर, रेल डिफेंस से जुड़े या क्षेत्र आदि। अब देखिए इसमें मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि रेल के जो है कई क्षेत्रों को सरकार ने प्राइवेट कर चुकी है, क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा नहीं दिखा। जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है, जहाँ से उनको मुनाफा आती है, उन्हीं कंपनियों को, उन्हीं क्षेत्रों को जो है ये अपने अधीन रखते हैं, नहीं तो वो जो है प्राइवेट सेक्टरों को बांट देते हैं। इसके द्वारा सरकारी निजी क्षेत्रों को कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र से व्यापार करने की अनुमति भी देती है, और इस विनियम नीतियों के कारण व्यापार कुछ सीमित क्षेत्र से सरकार का एकाधिकार कम होता चला जा रहा है। अब जर्नल सी बात है, सरकार अपने क्षेत्र को छोड़ेगी तो उनका जो है एकाधिकार जो है धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी। आज के समय में देखा जाए तो सरकार कम आज देश को चला रही है, बड़े बड़े कंपनियां देश को चला रही है, और ये बहुत बड़ा संकट का सबब हो सकता है आने वाला समय में। कहते हैं भारत से जो दूसरे देशों से अंग्रेज आए थे वो भी एक तरह के व्यापारी थे, और व्यापारी के हाथ में धीरे धीरे पूरा भारत चला गया था। आज भी वही हो रहा है कि आज कुछ उद्योगपतियों के हाथों में पूरा भारत जो है भारत सरकार सौंपती चली जा रही है। और कहीं ऐसा समय न आए कि ये बड़े बड़े कंपनियां जो है भारत को अपने इशारों पर नाचाने लग जाए, अपने इशारों पर चलाने लग जाए, क्योंकि यही होने वाला है। कहते हैं अंग्रेज भी भारत में इसी तरह व्यापार करने आए थे और व्यापारी थे, और आज भी हम उद्योगपतियों को जो है अपने देश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जो है उनके ऊपर सौंप रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की बहुत बड़ी जो है लापरवाही है, और ये कमजोरी भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण के लाभ तथा हानियाँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखा जाए तो सार्वजनिक कंपनियों का बाजार पर एकाधिकार यानी मार्केट मोनोपोलिस होता है, यानी सार्वजनिक कंपनियों का जो है बाजार पर एकाधिकार होता है। जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि सार्वजनिक कंपनियां को जो है एकाधिकार हो जाएगा, और प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण कई बार गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कहते हैं बड़े बड़े कंपनियां जो है अपनी लाभ कमाने के लिए जो है गुणवत्ता पर ध्यान कभी नहीं देती है, और ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करेगी ना तो आम व्यक्तियों के लिए अच्छा होगा, ना इस धरती के लिए अच्छा होगा, ना देश के लिए अच्छा होगा। वहीं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने के कारण गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये काफ़ी जो है सार्वजनिक कंपनियां बाजार पर एकाधिकार होते हैं, क्योंकि ये अपना मार्केट में जैसे चीज़ें चाहें वैसे उतार सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण सस्ता माल और सेवाएं दी जा सकती है, यानी कुशल प्रबंधन क्षमता, कार्य क्षेत्र से विशेषज्ञता और बाजार के स्वार्थ प्रतिस्पर्धा यानी एफिशिएंट और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एक्सपेंसिव इन द फील्ड एंड हेल्दी कंपटीशन इन देयर मार्केट के चलते निजी क्षेत्र को उत्पादित की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है। यानी देखा जाए तो निजी क्षेत्र में सारे चीज़ों को दिया जा सकता है, और निजी क्षेत्र की गुणवत्ता तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निजी क्षेत्रों में जो है लोगों को काफ़ी सम्मान दृष्टि इसके साथ उसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी दी जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निवेश निजीकृत कंपनियों को बाजार अनुशासन से अवगत कराएगा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि निवेश निजीकृत कंपनियों को बाजार अनुशासन से अवगत कराएगा, जिससे वे बाजार ताकतों का और तेज़ी से मुकाबला कर सकेंगे। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। वो और अधिक दक्ष बनाने के लिए बाध्य होंगे, और वो अपने ही वित्तीय और आर्थिक बल पर जी सकेंगी। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि वित्तीय और आर्थिक बल पर स्वयं ही जीना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। वो अपनी वार्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति और अधिक व्यावसायिक तरीके से कर सकेंगी। यानी निजी कंपनियों को हाथों में सौंपने से ये होता है कि ये अपने तरीके से चला सकते हैं, और ये अपने तरीके से सब कुछ करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाता है कि निजी कंपनियाँ फिर अपनी मनमानी भी करने लग जाएंगी, और ऐसा देखने को मिलता है। भारत सरकार ने कई रेलवे स्टेशन को भी बेच दिया है कंपनियों के हाथों में। बेशकली वहाँ सफाई तो देखी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर महंगाई भी बढ़ गई है। अगर किसी यात्री को अगर आप रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाते हो, रेलवे के टिकट कटवाते हो, जो रेलवे के टिकट 10 रुपया में हुआ करता था पुराने समय में, आज वही आपको 50 रुपया में कटवाना पड़ेगा। यानी अगर आप अपने किसी परिजनों को छोड़ने के बात करते हो तो आपको 50 रुपया जो है जेब से खर्च करना ही पड़ेगा। अगर पकड़े गए तो न जाने कितने पैसे आपको और भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये सब सरकार की एक नीतियां है, लेकिन ये नीतियां काफ़ी अच्छी नहीं है। शायद भारत के आम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। समझते तभी सरकार को सही चुनते, क्योंकि सरकार ऐसे
को चुनना चाहिए जो सही मायने में सरकार चला सके। कहते हैं जो है निजी कंपनियों को हाथों में सौंपना और इतने महत्वपूर्ण स्थानों को, ये कहीं की समझदारी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही हमने अंग्रेज़ों के समय भी किया था और उसका दशा हमने जो है 250 सालों की गुलामी हमने पाया, तो अभी भी हमें शायद इस बात की समझ नहीं है। कहते हैं निजी क्षेत्र को राजनीतिक हस्तक्षेप यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, और होगा भी क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र जो होते हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल ही लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और उनके ही रिश्तेदार इसमें जो है कार्यरत रहते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां बाजार में मांग और आपूर्ति एंड डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार फैला लेती है और इससे अच्छी गुणवत्ता और दाम में कमी यानी गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस आती रहती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये कंपनियां जो होती है बिल्कुल भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होती है, क्योंकि सरकार स्वयं इस कंपनियों में कोई ना कोई रूप में विद्वान रहती है, क्योंकि प्राइवेट करना तो इनका एक सिर्फ बात रहती है, सिर्फ कागजी बात रहती है। आखिरकार इनके ही कोई रिश्तेदार जो होता है इनको चला रहा होता है और इसे डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार फैलती रहती है। इससे अच्छी गुणवत्ता और दाम में कम यानी गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस आ जाती है। कहते हैं निजी क्षेत्र में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है। ये तो बात सच्चाई है कि निजी क्षेत्र में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति कार्यरत होते हैं उनको काम करना होता है, वहाँ पर खेल करना नहीं होता है। लेकिन सरकारी कंपनी को तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही ये लोग ड्यूटी पे जाते हैं, चाय का समय हो जाता है, जैसे ही ड्यूटी में थोड़ा सा काम करते हैं इनका लंच का समय हो जाता है, जब लंच में आराम करते थोड़ा उनके बच्चों को लाने का समय हो जाता है, फिर जैसे 15 मिनट बैठते हैं इनको चाय का समय फिर से हो जाता है, और जैसे 10 मिनट बैठते हैं उसके बाद इनको छुट्टी का समय हो जाता है। तो ये तो सारे दिन में काम करने का नाम भी तक भी नहीं लेती हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लेखक थे जिन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट सरकारी लोग जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम होते हैं। अरे भाई इतना काम होते हैं तो इतने फाइल क्यों पड़े हुए हैं? आज देख लीजिए हर क्षेत्र में लाखों फाइल जो है धूल चाट रही है। तो सरकारी अगर काम होता तो ये धूल नहीं चाट रहे होते इतने फाइल, और इतने लोगों को जो है नाइंसाफ़ नहीं मिल रहा होता। यही तो भारत की सबसे बड़ा विडंबना है कि सरकार जो है चलती है लेकिन उस रंग से नहीं चलती है, और भारत के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सरकार कैसे होना चाहिए। सरकार लोगों को भी यही लगता है कि जो लालच देते हैं, जो फ्री कर रहे होते हैं चीज़, उन पे ही वो ललायित हो जाते हैं और उन्हीं लोगों को जिता रहे होते हैं। आज सरकार हर चीज़ पे लालच दे रही है, हर चीज़ों पर जो है अपनी पॉलिटिकल दाव लगा रही है, जो देश के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता है। कहते हैं निजी क्षेत्र में कंपनी प्रदर्शन अच्छे रहते हैं लेकिन कर्मचारी भी अच्छे प्रदर्शन के दबाव में रहते हैं, क्योंकि निजी कंपनियां में जनरल सी बात है कर्मचारी को भी दबाव महसूस होता है और वो भी सभी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं प्राइवेट कंपनियों से उनको बेदखल कर दिया जाता है। तो ये सरकारी कंपनी के जगह प्राइवेट कंपनियों का काफ़ी अच्छा गुण है। उसके पश्चात अगली पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहते हैं उचित संरचना और उत्तम साधनों के चलते निवेशक यानी इन्वेस्टर भी सार्वजनिक कंपनियों के बजाय निजी क्षेत्र की कंपनी निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है फेल हो जाएंगे और उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए निवेशक जो है हमेशा जो है प्राइवेट सेक्टर में ही अपना धन लगाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दो नीतियाँ ही हैं। यही वजह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनियों में बढ़ोतरी निवेश पाया जाता है। ये देखिए ये बात नहीं है यहाँ पर। सार्वजनिक क्षेत्र में लोग इसलिए लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अंतर्गत होता है। सरकार जो है आलस्य वाला काम करवाती है लोगों से। अगर उनमें एक्शन रहेगा, वो अगर सशक्त रूप से करवाएंगे तो लोग क्यों नहीं उसमें निवेश करेंगे। लोग आज निजी क्षेत्रों को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर सशक्त रूल रेगुलेशन होता है। मैंने आपको बताया भी है कि सरकारी विभाग में आपको चले जाओ आपको तिरस्कार की नज़रों से देखा जाएगा, लेकिन वही प्राइवेट क्षेत्रों में चले जाओ तो आपको सम्मान की नज़र से बैठाएंगे, इज्जत भी करेंगे और सर करके बुलाएंगे भी। लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक भी चले जाइए स्कूल, कभी फ़ोन भी आता है स्कूल के शिक्षक के सरकारी स्कूल का, तो ऐसे बेरुखी बातें करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनको तो पढ़ा लिखा कहना भी अनपढ़ता होगी, जैसे वो लोग बात करते हैं। वही प्राइवेट स्कूल के अगर टीचरों का फ़ोन आ जाता है तो उनके बात करने का तरीका देखिए, आप समझ जाइएगा कि सरकारी और प्राइवेट में कितना डिफरेंट है। तो सरकारी लोग इतना घमंड क्यों करते हैं? किस बात का उनका रोब होता है? क्या उनके पास सरकारी नौकरी सरकार ने दे दिया इसलिए इसका रोब दिखाते हैं? तो सरकार को इन चीज़ों पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। कहते हैं सरकारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने के कोई मायने नहीं है। मानने हैं कि इन क्षेत्रों में सुधार किया जाए, इनमें सख्ती के साथ उनको रेगुलेशन बनाया जाए, ऐसे लोगों पर एक्शन किया जाए।
लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्वेस्टर जो है प्राइवेट को ही मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट से ही उनको काफ़ी कुछ मिल जाता है। निजी क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों का उचित उपयोग भी किया जाता है। निजी क्षेत्रों में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर तरह के संसाधन का हम उपयोग बेसब्री कर सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्रीय कंपनियों की उत्पादन बढ़िया होती है और काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी इनका सामान भी चलता है बाज़ार में। अगले पॉइंट की तरफ नज़र डालें तो कहते हैं निजीकरण से प्रदर्शन में सुधार होगा। सरकार द्वारा संचालित उद्योग अधिकतर राजनीतिक से प्रेरित होते हैं और फैसले देर से होते हैं। तो ये बात तो आपको पहले ही पता है कि सरकार द्वारा संचालित उद्योग अधिकतर राजनीति से प्रेरित होते हैं और फैसले भी बहुत देर से होते हैं। कहते हैं कोई फैसला का इंतजार करते करते इंसान मर जाता है, लेकिन वो फैसला कभी तक नहीं आता है, जिसका असर सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को प्रदर्शन पर जरूर पड़ता है। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियां मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करती है और यही वजह है कई उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है। यानी निजी कंपनियों की कार्य क्षमता जो है काफ़ी बेहतर होती है सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष निजी क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है। यानी निजी क्षेत्रों में देखा जाए तो अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संसाधन का उपयोग किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनी ज़्यादा उत्पादक बढ़िया करती है और इसका उत्पादन क्षेत्र भी काफ़ी रहा है। निजीकरण प्रक्रिया के चलते कंपनियों का प्रबंधन उत्तम होती है। निजीकरण की प्रक्रिया के चलते कंपनियों के प्रबंधन जो होते हैं काफ़ी उत्तम होता है, क्योंकि निजी कंपनियों के प्रबंधन कंपनियों के मालिक के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए वे मुनाफे को बढ़ाने के लिए प्रबंध के उत्तम से उत्तम तरीके से अपनाते हैं और कस्टमर को लाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारी में बात ये होता है कि सरकारी में तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी काम सरकारी में ही होता है, प्राइवेट में नहीं होता है। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। अगर जन्मपत्री बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं बनाया जाएगा, सरकारी में ही जाना पड़ेगा और आपको हाथ पैर जो है जोड़ना पड़ेगा। यही तो विडंबना है हमारे देश का कि सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती। एक मंत्री के अंदर 5-5 विभाग डाल देती है। अरे एक विभाग डालोगे तब ना वो मंत्री जी जो है अपने विभाग का सुध लेंगे और वहाँ पर जाकर कर्मचारियों को डांटेंगे, फटकारेंगे। जब आपने एक ही मंत्री पे 5-5 कंपनियों की भार दे दिए हो तो वो कहाँ जाएंगे, किस कंपनी में पहले दर्शन देंगे? यही तो भारत सरकार को समझ नहीं आती है। तभी तो मैं कहता हूँ क्या होगा इस देश का, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है हमारी जनता का कि जनता सोचती ही नहीं है कि सरकार का क्या उद्देश्य है। लालच दे देती है थोड़ी मोड़ी, उसी में जनता जो है खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। लेकिन उनको समझ नहीं है जनता को भी कि बाद में कोई ना कोई रूप में आपसे ये वसूलेगी, किसी न किसी रूप में वसूल ही लेगी। सरकार कभी भी अपने जेब से खर्च कुछ नहीं करेगी। तो यही तो बात आज तक समझ में नहीं आया, ना तो सरकार को आया है ना आम जनता को आया है। पता नहीं कब जनता समझेगी। कहते हैं निजीकरण से भ्रष्टाचार में कमी तो आती है, क्योंकि डिटेक्शन ऑफ करप्शन, अगर भारत में सभी क्षेत्रों को निजीकरण कर दिया जाए तो करप्शन जो है ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए बहुत से सरकार ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनसे भी करप्शन ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ दिखावटी बात है। आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, जो काम आपको आसानी से पहले 50 रुपया दे के हो जाती होगी ना, अब वो काम होगा भी नहीं। आप बताएं क्या करेगी सरकारी विभाग के लोग? नहीं आप कल आइएगा, आपको हम फ़ोन कर देंगे, आप परसों आइएगा। अब ऐसे करते करते आपका ज़िंदगी बीत जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया ना घूस लेना आप पाप है, अपराध है, फ़ोन कीजिए हम उस पर एक्शन करेंगे। तो बेचारे डर गए हैं तो काम करना भी बंद कर दिए हैं। अब काम करने के क्या मिलेगा उनको? सरकार के वही तनख्वाह मिलेंगे। पहले जो आमदनी होती थी तो काम भी वो लोग करते थे, लेकिन अब तो वो तो काम करने को भी तैयार नहीं है कि अगर काम करूँगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा, सरकार को काम करके क्या मिलेगा? तो आम जनता पिस रही है ना चक्कर में। अरे करना है तो सख्त कीजिए ना, कि कोई फाइल अगर आपको आया है तो उसको 5 दिन 2 दिन के अंदर अगर आप दे दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा, तो अब बनेगा ना बात। तो ये क्या फ़ोन कीजिए करप्शन आएगा हम आपको बदलेंगे, फिर बाद में तो आप उसी को दोस्त बना के घूमिएगा। तो ये सब बातें अलग हैं। कहते हैं निजीकरण करने से ये तो बात सही हो जाती है कि करप्शन जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि करप्शन करने का जगह ही नहीं बचता यहाँ पर। और राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी से भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घर होता है। और ये लोग पता नहीं कैसे अपने को महान कहते हैं, जब यहाँ पर यही बात लिखा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो है कमी से भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो जाएंगे। यानी राजनीति में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है।
पता नहीं दोस्तों, कई बात ये कभी महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं राजनीति से उत्पन्न होती है और देखा जाए तो राजनीतिक में ही ख़त्म किया जा सकता है अगर सरकार जो सशक्ति के साथ करे। क्या हमारे पास इतने सारे देश हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार नामो निशान तक भी नहीं है? क्या वहाँ सरकार नहीं चलती है? क्या सरकार वहाँ सख्ती से काम नहीं करती है? जरूर करती है, वहाँ भी सरकार है, वहाँ भी काम होते हैं। लेकिन भारत में अधिक करप्शन क्यों है? क्योंकि सरकार काम नहीं करती है। सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं करती है, सरकार को जो नहीं करना चाहिए वो करती है। तो ये सब बातें जो है यहाँ पर करप्शन का भी रूप धारण करता है। और देखा जाए तो निजीकरण ही एक रास्ता है जहाँ पर करप्शन को कम किया जा सकता है और लोगों में सुविधाएं दिया जा सकता है। और हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, निजी क्षेत्र के दोष या सीमाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है कि निजीकरण के हमने दोष और सीमाओं का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है और समझना है कि आखिर इसमें है क्या। ये टॉपिक देखा जाए तो कई मायने में हर एक क्लास, हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके सिलेबस में निजीकरण है। निजीकरण की दोष या सीमाओं की आगे हम बात करें तो पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले उद्योगों की स्थापना। और ये कहीं ना कहीं सच बात है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले उद्योग की स्थापना ही यहाँ पर मेन मकसद रहता है कि जिसमें अधिक हमें पूंजी प्राप्त होती है, ऐसे उद्योग की हम स्थापना करते हैं। क्योंकि निजी क्षेत्र के वित्तीय साधन बहुत सीमित होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में सामान्यतः ऐसे उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना में इसका योगदान बहुत कम होने के कारण इसको माध्यम से देश की आर्थिक विकास को गति नहीं मिल पाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले उद्योगों की स्थापना करने से जो है देश को आर्थिक विकास की गति नहीं मिलती है, देश की विकास जो है रुक जाती है। क्योंकि हमारा सोच जो है सिर्फ अधिक से अधिक जो है लाभ कमाना होता है, लेकिन देश के प्रति हमारा सोच जो होता है ख़त्म हो जाता है, जिनके कारण देश के आर्थिक विकास की गति नहीं हो पाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दोष और सीमाएं हैं कि अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले उद्योग की स्थापना के कारण देश का विकास नहीं हो पा रहा है। आगे अगर हम बात करें नैतिकता की उपेक्षा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। नैतिकता की उपेक्षा, निजी क्षेत्र में निजी लाभ की प्रेरणा के समक्ष नैतिकता का समर्पण कर दिया जाता है। वस्तुओं में मिलावट, नकली दवाओं का उत्पादन, कम तौल, किस्म संबंधी जो है दुराचार आदि निजी क्षेत्रों में सर्वत्र पाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि नैतिकता की उपेक्षा की जरूर जाती है और यही सबसे बड़ी दोष होती है। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर वस्तु में मिलावट, नकली दवाओं का उत्पादन, कम तौल, किस्म संबंधी दुराचार आदि निजी क्षेत्रों में सर्वत्र पाए जाते हैं। और मैं इसमें आप साधारण ही एक उदाहरण दे सकता हूँ आपके समक्ष कि आप लोग सरसों के तेल खरीदते ही होगे, उसमें कितने लीटर समझ के खरीदते हो? आप दुकानदार को क्या कहते हो कि मुझे 1 लीटर का ना तेल चाहिए, यही बोलते हो। और उस पर क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है सिर्फ 900 जो है ग्राम लिखा होता है। तो आप समझ सकते हो कि 100 ग्राम का चोरी किसने किया? कंपनी ने किया, सरकार ने किया, या आम गरीबों को ये लूटने का काम कर रहे हैं। आज कोई भी सामान खरीद लो, जो बातें उसमें लिखी होती है वो मापदंड पे नहीं उतरता है और इससे सबसे अधिक जो फ़ायदा होता है कंपनियों को फ़ायदा होता है। मैं तो यही बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारत सरकार करती क्या है। ये ताल मोल और जो मिलावटें और जो ये कम तौल जो होती है उस पर क्यों नहीं रिएक्शन लेती हैं? क्या भारत सरकार इतनी कमज़ोर हो चुकी है? मैं तो हैरान होता हूँ कि तेल जो हर एक व्यक्तियों की कहते हैं हर एक घर की ज़रूरत है, उसमें भी इतनी बड़े बड़े लोग भी इस बात को देखते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। किस कारण? जब आप 1 लीटर का दाम ले रहे हो, हमारे 1000 ग्राम का दाम ले रहे हो, तो 900 ग्राम देने का क्या अर्थ होता है? क्या किसी ने इस पर प्रश्न उठाया? मैं तो यहाँ पर एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ सरकारी विभाग सिर्फ तमाशा देखने के लिए बनाई गई है, एक्शन लेने के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी कारण जो है नैतिकता की उपेक्षा होती चली जा रही है। देखा जाए तो सबसे बड़ा दोष माना जा सकता है कि वस्तुओं में मिलावट, नकली दवाइयों का उत्पादन। दूसरी बात, अगर नकली दवाइयों की बात करें तो आज नकली दवाइयों की एक होड़ लगी हुई है और ये सारे नकली दवाइयों का उत्पादन वो कंपनियां कर रही है जो सरकार से मान्यता प्राप्त कर रखी है। क्योंकि कोई भी दवाइयां सरकार के जो है मान्यता प्राप्त के उत्पादन का ही
परिणाम स्वरूप होता है। कोई ऐसे ही नहीं बना सकता। जब तक सरकार जो है दवाई बनाने का परमिशन नहीं देता है, नकली दवाई भी नहीं बनाई जाती है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार सिर्फ यहाँ पर झूठी खेल खेल रही है और आम जनता को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की सबसे बड़ी साजिश चल रही है। और यहाँ तक देखा जाए तो मिलावटी चीज़ों की तो आप बात ही ना करें। आज मिलावटी चीज़ों की तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि समझ ही नहीं आता है। मैंने भी एक प्रचलित कंपनी से जो है एक शहद का एक बोतल लिया, लेकिन ये शहद का क्या हुआ आप समझ सकते हो कि जैसे ही सर्दी आया वो बिल्कुल ही वाइट पड़ गया। लेकिन जो मेरे गांव से आ रखा था शहद था वो बिल्कुल जैसा का तैसा ही रहा। तो समझिए इतने बड़े ब्रांड का क्या मतलब, जो अपनी प्योरिटी की पूरी डंका बजा रहे होते हैं। और ये आप लोग अपनी जो है दिनचर्या में भी महसूस करते होगे, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो नैतिकता की उपेक्षा तो होना स्वाभाविक बन जाता है। नैतिकरण तो हो रही है, निजीकरण तो हो रही है, लेकिन नैतिकता की उपेक्षा इसमें बहुत ही की जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर जोर। ये हमारे देश में आज के समय में बहुत अधिक हो रहा है और ये सब निजीकरण के कारण ही हुआ है कि विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन जो है बहुत जोर पे है, चाहे वो आपकी भलाई में हो चाहे न हो। सिर्फ विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन पे आज सरकार बहुत काफ़ी जोर दे रही है। कहते निजी क्षेत्र में विलासिता एवं आरामदायक वस्तुओं का उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है और इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग समाज के बने वर्ग के जो है व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी बड़े समाज के जो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनके द्वारा ये विलासिता की वस्तुओं का सामान का जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। और इनमें ऊंची मांग के कारण लाभ का मार्जिन अधिक होती है, क्योंकि अधिक मांग होती है तो इनका मार्जिन भी अधिक होता है। और इन वस्तुओं के उत्पादन के समक्ष आम उपभोक्ताओं को भोग की आवश्यकता वस्तुओं के उत्पादन की निजी क्षेत्रों में उपेक्षा की जाती है। आज उन वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनमें अधिक से अधिक पूंजी उनको प्राप्त होती है। आज देखा जाए तो विलासिता की वस्तु के उत्पादन में हर एक कंपनियां जोर लगा रही है, जिनके कारण आज छोटे छोटे वस्तुओं का उत्पादन जो है भारत में नहीं हो पा रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रही है कि आज देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों की चीज़ों को ध्यान में रखी जाती है और उनके लिए ही उत्पादन किया जाता है। कोई भी कंपनी होती है सिर्फ एक ही बात पे ध्यान रखती है कि उसको कहाँ से कितना मुनाफा मिल सके। अब एक उदाहरण मैं ये भी आप बता सकता हूँ और सही है एग्जाम्पल भी। आपको पता होगा कि पहले के समय में कोई भी व्यक्ति जो है रिचार्ज बड़ा ही सुविधाजनक तरीके से कर लेता था, क्योंकि उस समय 10 रुपया 20 रुपये कूपन मिलते थे और गरीब लोग को जितना बात करना होता था उतना ही करते थे। लेकिन अमीर वर्ग में क्या था कि वो 2-2 घंटे बात करते थे, 3-3 घंटे बात किया करते थे, तो उनके लिए रिचार्ज जो थोड़ा महंगा था। अब देखिए सरकार ने कितनी बड़ी यहाँ पर चाल चल गई। अब ये मैं कंपनी की चाल नहीं कहूँगा, सरकार को कहूँगा चाल, क्योंकि कंपनी चाल तभी चलती है जब सरकार उसको इजाज़त देती है। पहले हम 10-10 रुपये के रिचार्ज से संतुष्ट थे, हम अधिक बात भी नहीं करते थे, तो हमें कई तरह की बीमारियां भी नहीं होती थी। लेकिन आज सरकार ने जो है इनके रिचार्ज वाले कंपनियों को सब कुछ जो है छूट दे दिया कि आप सारे रिचार्ज को एक जैसा कर दो, गरीब के लिए वही, अमीर के लिए वही। अब यही प्रश्न मैं उठा रहा हूँ कि गरीब और अमीर में क्या सरकार को नज़र फ़र्क नहीं दिखा? तो बात तो वही हो गया ना, गरीबों से जितना मर्जी लूट लो, चाहे अमीरों को सब पहुँचा दो। ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। यही बात यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही बात यहाँ आता है कि अमीर लोगों की जो रहन सहन की वस्तुओं में सब कुछ बदलता चला जा रहा है। सरकार को कूपन वाली चीज़ों में करने में क्या हर्ज थी? क्या बंदे कम बात करते थे तो क्या सरकार को गलत लगता था? आज देखिए आम गरीब भी कहते हैं भाई मैंने 500 का रिचार्ज करवाया है, अगर मैं 2 घंटा 3 घंटा बात नहीं करूँगा तो मेरा पैसा ही व्यर्थ चला जाएगा। तो बेफजूल की बातों में लगे रहते हैं। सब्जी कैसा बना है, नमक पड़ा है कि नहीं, आज यही की डेली शॉप हो गया है। लेकिन ये सब का इफेक्ट जो है आने वाला भविष्य में देखने को मिलेगा। तो आज विलासिता की वस्तु के उत्पादन पर सरकार सिर्फ जोर दे रही है। आज सरकार हर चीज़ पे बैन लगा सकती है, लेकिन सरकार बैन नहीं लगाती क्योंकि उनसे उनको बहुत मुनाफा होती है। आज जैसे ही आप नेट खोलोगे इतनी तरह के गंदे गंदे भद्दे भद्दे चीज़ लिखे हुए आएंगे, तस्वीर आएंगे कि आम लोग भी इससे शर्मा जाते हैं। लेकिन सरकार इस पर कभी जो है बैन नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर उनको पैसा मिलता है, मुनाफा कमाई होती है। तो ये विलासिता की वस्तुओं के कारण जो है आम गरीबों को भी इसका नुकसान देखने को मिल सकता है और ये सब निजीकरण के कारण ही हुआ है। तो ये सारे जो है सीमाएं हैं और ये सब नुकसान हैं। अगर आगे हम बात करें असंतुलित विकास की, तो जर्नल सी बात है, इससे असंतुलित विकास ही पैदा होगा, क्योंकि अमीर अमीर होता चला जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा। क्योंकि गरीब
जो 2 रुपया पहले बचा के बच्चों को खाने पीने में लगाता था, आज रिचार्ज में लगवाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, फ़ोन के बिना तो ज़िंदगी आज अधूरा हो गई है। तो सरकार को इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन मुझे पता है ना तो सरकार इस पे एक्शन लेगी, ना इसको सोचेगी, क्योंकि सरकार को सबसे अधिक मुनाफा तो इन कंपनियों से ही होती है। जब इलेक्शन आते हैं तो यही कंपनियां सब जो है उनके जेब भरते हैं और इलेक्शन में पैसा लगाते हैं। तो सरकार ये कभी कर भी नहीं सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। असंतुलित विकास की अगर बात करें तो निजी क्षेत्रों के उद्योगों में ऐसे स्थानों पर स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है जो कि पहले से ही विकसित है, जहां वित्तीय, परिवहन एवं आधार संचरण संबंधी सुविधाएं पहले से ही लाभ बढ़ा जाता है। पिछले क्षेत्रों में लाभ की दर कम होने के कारण निजी में उद्योगपति वहाँ उद्योग को स्थापना नहीं करते हैं। इससे जो है अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आज बड़े बड़े कंपनियां भी वहाँ पर अपनी कंपनियां लगाना चाहते हैं जहाँ पर उनको मुनाफा होती है। वो इसलिए आज के समय में देखिएगा कि बड़े बड़े शहरों में ही बड़े बड़े कंपनियां जो होती है लगाई जाती है, गांव में नहीं लगाई जाती है, क्योंकि गांव में लगाने से कंपनियां डूब सकती है, कंपनियों को बहुत नुकसान पहुंचती है। इसलिए कंपनियां जो है बड़े बड़े शहरों में ही स्थापित की जाती है और इससे ये नुकसान होता है कि गांव के लोग जो हैं शहरों की तरफ पलायन करते हैं और इसी कारण से रेल में, बस में, ट्रक में सब जगह भीड़ की एक मार झेलनी पड़ती है और किराया भी दुगना से 3 गुना होता है और ये देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही चरमरा सा देता है। क्योंकि कारण क्या होता है? असंतुलित विकास के कारण। अगर यही गांव में फैक्ट्री लगाई जाती, गांव के आसपास होता, तो लोग पलायन भी नहीं करते और शहरों पर दबाव भी इतना अधिक नहीं पड़ता और न ही अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती। तो ये सब सरकार नहीं सोच रही है, नहीं विचार कर रही है। सरकार तो सिर्फ आप लोगों को एक ढकोसला दे रही है कि सबका साथ, सबका विकास, और सबका साथ सिर्फ साथ ही लेगी, विकास कभी करेगी नहीं। और इसी कारण जो है असंतुलित का जो है समस्या हमारे देश में पैदा होते चली जा रही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि देश की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र को छूट दे दी जाए तो वह अपने निजी क्षेत्रों को अधिकतम करने के उद्देश्य से इन साधनों का धनाधूर उपयोग करने लग जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार से अगर निजी कंपनियां एक पेड़ काटने की इजाज़त लेती है तो उसकी जगह 1000 पेड़ काट के रख देती है। तो ये देखा जाए प्राकृतिक संसाधनों का व्यय जो है निजी कंपनियां बहुत ही जो है बुरी तरीक़ा से कर रही है। इससे देश की प्राकृतिक संसाधनों का व्यय होने की संभावना होगी। निजी क्षेत्र अनियोजित तरीके से इसका उपयोग जो है तत्कालीन लाभ के उद्देश्य से करेगा, जिससे भविष्य में इन साधनों को समाप्त हो जाने का खतरा सदैव बना ही रहेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम देखते हैं हमारे पर्यावरण में ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो ख़त्म हो गए। भारत में इतने चंदन की लकड़ियाँ हुआ करती थी, आज बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों के कारण ये चंदन तो हमारे देश से ही गायब होते चले जा रहे हैं और आने वाला समय में शायद हमारे देश में कहीं भी नज़र ना आए। तो ये सब बातें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं आज निजी कंपनियों के हाथों में देने के कारण हमारा कहते हैं फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान अधिक हो रहा है। आज देखा जाए तो हम वही काम फिर से दोहरा रहे हैं जो अंग्रेज़ों के समय हुआ था। हमने सारी चीज़ें जो है कंपनियों को हाथ में दे दिए थे अंग्रेज़ों के टाइम, तो हमारी सब कुछ तहस नहस हो गया था। राजा महाराजा ने भी यही गलती किया कि कंपनियों को सारा अधिकार देने लग गई, जिनके कारण जो है उनके हाथ से ही पूरा देश चला गया। आज भी सरकार वही गलती कर रही है कि विदेशी कंपनियों को, निजी कंपनियों को सारे अधिकार दे रहे हैं, जिनके कारण आने वाला समय में सारे भारत का जो है किस्मत का फैसला निजी कंपनियां ही करेगी। सिर्फ सरकार नाम मात्र की रहेगी, सिर्फ शक्ल देखने के लिए रहेगी। और ये सब होता है। कहते हैं प्राकृतिक जो संपदा का नष्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा दुष्कर्म कार्य है। आज आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, बड़े बड़े कंपनियों ने घर बनाने का ठेका ले लिया है और इसके कारण जो है प्राकृतिक आवास जो है ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जीव जंतु जो है रोड पे आ गए हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। तो सरकार इस बात पे कभी भी जोर नहीं देगी, क्योंकि सरकार उस रास्ते से कभी नहीं गुजरती है जहाँ पर जीव जंतु की हत्या होती है, मरते हैं। उनके लिए तो जब भी रास्ते चलते हैं वहाँ पर तो ईंट पत्थर को भी सरकार के लिए साफ़ कर दिया जाता है। कोई मंत्री बाहर के उनकी कार्रवाई क्यों नहीं निकले, हर लोग को ठहरा देते हैं, मंत्री जी कार्रवाई पहले निकाल देते हैं। तो यही तो हमारी देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि कहते हैं हम आम व्यक्ति हैं, लेकिन आम के जगह जैसे ही उनको पोस्ट मिल जाता है वो खास हो जाती है। आम गरीब जो है एम्बुलेंस में तरफ तरफ के मर रहा होता है और मंत्री जी का काफिला गुजर रहा होता है। सोचिए कैसी विचारधारा है। जो व्यक्ति कहते हैं कि हम आम जनता के लिए, आम व्यक्तियों के लिए है, तो आम व्यक्ति तो मर रहे हैं और आपकी काफिला निकल रही है। कभी सरकार ने इस बात पर सोचा? कभी नहीं सोचेंगे। तभी तो पूरे देश को जो है इन्होंने निजीकरण
करने के उद्देश्य से रखा है और हर क्षेत्र को निजीकरण कर दिया है। ये नहीं कि अपने क्षेत्रों में सशक्ति बरते, अपने क्षेत्रों को जो है सही से विकास करे, सब निजी कंपनियों के हाथों में सौंप रहे हैं। तो वही होगा जो हमारे ब्रिटिश समय काल में हुआ था, राजा महाराजाओं के समय हुआ था। कहते हैं दोस्तों, हमेशा इतिहास दोहराई जाती है और यही इतिहास फिर से दोहराई जा रही है, क्योंकि हमने काफ़ी समय आज़ाद रह लिए ना, अब हमें प्राथमिकता की अभी आवश्यकता है। हमारा देश तो ऐसे ही चलता रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में यही तरह की जो विडंबनाएं हैं चलती चली जा रही है और प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार ये दोहन कर रहे हैं कि शायद भविष्य में भी ये प्राकृतिक संसाधन हमें नज़र तक ना आए। और हमारा अगला जो यहाँ पर टॉपिक आया है काफ़ी महत्व रखता है कि भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र के महत्व। देखिए, भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र का क्या महत्व होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है भारत के विकास में के सबसे बड़ी जो आज के समय में रुकावट है तो वो निजीकरण ही है। सरकारी क्षेत्रों में आज कमज़ोर होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन बढ़ती चली जा रही है। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट क्षेत्रों का दबदबा भारत में बढ़ जाएगा, और जब प्राइवेट सेक्टर का दबदबा बढ़ेगा तो सरकारी क्षेत्र का महत्व ही घट जाएगा। इससे सरकार पर विश्वास घटेगा, और सरकार पर विश्वास घटेगा तो कहते हैं सरकार पर कोई भी ध्यान इतना अधिक नहीं दे पाएगा। तो ये आने वाली चिंता का सबब है। आने वाला जो चिंता है उस पर मैं विचार कर रहा हूँ यहाँ पर कि आने वाला समय जो होगा चिंता का एक सबसे बड़ा कारण बनेगा कि निजीकरण जो है बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी कर सकती है। देखा जाए यहाँ पर भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र के महत्व के अंतर्गत यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट यही आता है कि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास। सबसे प्रथम यही है कि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास किस प्रकार। देश के आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भारत में देखा जाए तो निजी क्षेत्रों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र जो है आके अपना दबदबा बना रखा है। निजी क्षेत्र में उद्यमिता, साहस, दूरदर्शिता, कुशल प्रबंधन उपस्थिति होने के कारण औद्योगिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध नहीं हो पाती है। देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र में उद्यमिता, साहस, दूरदर्शिता और कुशल प्रबंधन उपस्थिति होने के कारण औद्योगिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध नहीं हो पाती। देखिए, ये हम जो है सार्वजनिक क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में अगर हम रूल रेगुलेशन के साथ करें तो उसको भी हम सशक्त बना सकते हैं। लेकिन सरकार, मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ कि जब एक मंत्री के अंतर्गत 5-5, 6-6 विभाग होंगे तो जर्नल सी बात है वो मंत्री कैसे अपने विभाग को संभाल पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन मंत्रियों का जो है आधे से अधिक वक्त जो होते हैं अपने पार्टियों के प्रचार में ही निकलते हैं। तो ये कब काम करते हैं मुझे तो समझ नहीं आता है। बहुत सारे राइटरों ने कहा है कि हमारे देश के मंत्री बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन इनका मेहनत तो कहीं नज़र ही नहीं आता। अगर मेहनत नज़र आता तो देश आज विकासशील नहीं होता, विकसित हो गया होता। निजी क्षेत्र व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा के आधार पर उत्पादन वृद्धि करके नवीन उत्पादन क्षेत्रों में विनियोग करके तथा उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार उचित सुधार करके देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। देखिए, ये बात तो सही है, इसमें मैं गलत नहीं कह सकता हूँ कि निजी क्षेत्र बेशकली व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रेरित होती है, लेकिन उसमें सुविधाएं अधिक होती है। लेकिन ये सुविधाएं हमें सरकारी क्षेत्र में भी मिल सकता है। अगर सरकार इसमें सख्ती बरते, सरकार के रूल रेगुलेशन में बदलाव आए तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा कभी कुछ भी नहीं करती, वो सरकार के पास टाइम ही नहीं है। सरकार के पास अपने देश के लोगों को देखने के लिए टाइम नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो टाइम बहुत मिल जाता है इनको आम गरीब बंदों के सामने हाथ जोड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें 5 साल की जो है राजगद्दी देने वाली, विलासिता देने वाली है। लेकिन 5 साल में वो कभी भी इनके तरफ मुंह मोड़ के भी देखने नहीं आते हैं। मैं ऐसा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर उस क्षेत्र के मंत्री जी ने अपने जो है अपने कमल चरण भी वहाँ पर नहीं रखे होंगे। और ये विश्वास क्या आपको भी पता होगा कि आपके क्षेत्र के मंत्री जो होते हैं कभी आते ही नहीं हैं, कभी सुध लेते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है। क्योंकि विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति कहाँ से आम जनताओं के पास आ जाएंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन होगा इनका आगमन जो है दौरा सभी घरों में आ जाएगा और सभी लोगों से बात करने लग जाएंगे। तो ये तो चलिए प्रावधान है। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि ये अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। कहते हैं क्या हम अमेरिका के राजनीति के साथ तुलना करें, इंग्लैंड के साथ करें, इतने सारे देश हैं
वहाँ पर इतनी विकास हो गया, भारत में क्यों नहीं विकास की नज़र जो है दिखने को मिलता है? गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। तो इसका कारण क्या बन रहा है? सरकार को इस बात पर एनालाइज करना चाहिए। भाई यहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या ने उनको चुना है तो समझने की बात है, इनके लिए भलाई की पद्धति अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो भी सरकार बनती है सिर्फ एक ही बेस पे बनती है, फ्री 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 फ्री। अरे किस बात की फ्री कर रहे हो? क्या आपको सब चीज़ फ्री में मिल रहा होता है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो चीज़ फ्री में मिले उसको फ्री कर दो। हवा फ्री में मिल रहा है तो हवा फ्री रखो। देखो कैसे प्रदूषित हो जाती है हवा 2 ही मिनट में। कहते हैं रूल रेगुलेशन होती है। आप जो ये प्रावधान कर रहे हो ना फ्री फ्री करने की, आप लोगों को आलसी बना रहे हो। आप वृद्धा पेंशन लागू कर रहे हो, आप उनके बच्चे को आपको आलसी बना रहे हो। क्या आप माता पिता के लिए उनका सोच ही नहीं होगा? जब माता पिता में लड़ाई झगड़ा हो तो पता क्या आएंगे? सरकार आपको पेंशन तो दे रहे हैं, आप जी सकते हो। तो सरकार तो खुद ही जो है आम जनता को जो है गड्ढे में डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे सारे चीज़ें गलत है। कहते हैं पहले कोई बीमारी होती थी तो हम लोगों को कहते थे कि भाई ऐसा काम ना कर जो बीमारी हो। आज पता लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री हेल्थ योजना है, 5 लाख रुपया में बीमा में मिल जाएगा। तो यही तो विडंबना है। लोगों को काम दीजिए, लोगों को जो है काम करने के सक्षम बनाइए, लोगों को फ्री करके आलसी नहीं बनाइए। आज देखिए बिजली सरकार ने फ्री कर रखा है हर क्षेत्र में। मैं तो अफसोस मनाता हूँ कि दिन में भी लाइट जल रहे होते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर फ्री है। तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है काम? पानी फ्री कर दिया है ना आपने। पानी तो आज नल में पानी बहता रहता है रात भर, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है बिल तो आना ही नहीं है, तो हम क्यों पानी के संरक्षण करें? तो ये फ्री का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होती है और इससे हमारे देश का जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ता है, विकास बिगड़ता है। आप विदेशों में जब बहुत लाइट होते हुए जाने को देखे जाते हो कि नहीं? मैं तो चलो विदेश में लाइफ में कभी नहीं गया, लेकिन आप लोग तो जाते ही होंगे। वहाँ की नदियाँ, वहाँ के नहरें कितने साफ नज़र आती हैं, उनकी मछलियाँ भी नज़र आ जाती है। और भारत में जाके देखिए, ऐसा कोई नदी या कोई तालाब नहीं होगा जहाँ पर कचरा कबाड़ और इंडस्ट्री वेस्ट नहीं फेंका गया होगा। तो आप देश चला रहे हो कि देश को बर्बाद कर रहे हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों, ये सच्चाई है। कहते हैं महत्व कम है, नुकसान अधिक है। और अगले पॉइंट पे हम अगर बात करें राष्ट्रीय आय का महत्व स्रोत, तो कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का तीव्र विकास होने के बाद भी निजी क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में बड़ा ही योगदान रहा है। ये तो बात सच्चाई है कि आज निजी क्षेत्र जो है भारत के राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान देती है, क्योंकि इसी योगदान के कारण, निजी क्षेत्रों के कारण आज भारत सरकार की नैया चल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का लगभग 80% भाग निजी क्षेत्रों द्वारा ही पूरा किया जाता है। अब देखिए, अब इतनी बड़ी बात यहाँ कह दी गई है कि 80% जो है भारत सरकार की अर्थव्यवस्था इन निजी कंपनियों के कारण ही चलती है। इवन कि इनका इलेक्शन भी निजी कंपनियों के कारण ही हो पाती है। तो सरकार आप किस बात की, क्यों सरकार चला रहे हो? जब 80% निजी कंपनियों के दान से ही चल रही है सरकार, तो आम जनता की क्या ज़रूरत है? आप खुद ही इन कंपनियों को सुलह दे दीजिए, जनता से कोई मतलब ना रखिए। अब यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको नेट पे भी रिसर्च कर सकती हो कि यहाँ पर 80 से अधिक प्रतिशत जो है सरकार को जो है निजी कंपनियाँ ही सहायता कर रही है। तभी तो निजी कंपनियों को ये लोग बैन नहीं लगाती हैं। आज देखिए लिफाफा धड़ल्ले से चलाई जा रही, शराब धड़ल्ले से चलाई जा रही है। किसी किसी क्षेत्र में बैन करके वहाँ के लोग जनता को तो लूट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसी सी प्रताड़ना दे रहे हैं। तो क्या कहें हम सरकार की नीतियों का। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उपभोक्ता उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखेगा कि उपभोक्ता जो है उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उपभोक्ता उद्योग के विकास में निजी क्षेत्र की जो है भूमिका स्वतंत्र रूप से ही महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीतियों ने भी प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं को उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उपभोक्ता वस्तुओं को उद्योग को निजी क्षेत्रों को छोड़ देना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि का विकास इस क्षेत्र के द्वारा ही किया गया है। पहले ये सारे क्षेत्र जो थे सरकारी क्षेत्र थे, लेकिन सरकार से नहीं चलाई गई तो इसको निजी क्षेत्रों को जो है सौंप दिया गया। पहले देखा जाए, मैंने कई क्षेत्रों में देखा था, तो चीनी मिल जो उद्योग जो है हर क्षेत्र में लगाई गई थी कुटीर उद्योगों के अंतर्गत, लेकिन सरकारी ये थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस पर जो है अपनी, क्योंकि इससे मुनाफा सरकार को हो नहीं रही थी, तो सरकार ने इसको जो है बाइकआउट कर दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि उपभोक्ता उपभोग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं,
कहते हैं देखिए दोस्तों, उपभोक्ता तब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं जब उसमें क्वालिटी होती है, जब उसमें अच्छाई होती है। उपभोक्ता ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेती है। सरकार के चीज़ों में अगर देखा जाए तो क्वालिटी कम होती है और खामियां अधिक होती है। कारण क्या होता है, उसमें जो लगे हुए व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं काम चाहे अच्छा करूं चाहे बेकार करूं, मुझे सैलरी उतनी ही मिलनी है। आज देखिएगा शिक्षक का यही विचारधारा होती है। सभी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, सरकारी स्कूल में जाइएगा, वो कहेंगे कि बच्चों को मैं चाहे पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, मुझे तनख्वाह उतना ही मिलना है। और कौन सरदर्दी अपना लेता है। इसलिए टीचर भी बच्चों को पढ़ाने में अग्रसर नहीं होते हैं। तभी तो हमारा देश का जो है विकास इतना अच्छा हो रहा है कि आज बच्चे इतने तेज़ हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो ये दुनिया का एक परंपरा बन गई है और कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही ही इन चीज़ों के लिए जो है इनकी खामियों को उजागर करता है। अगर अगले हम पॉइंट की तरफ अगर देखें तो कहते हैं कृषि तथा व्यापारी क्षेत्र की भूमिका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व है यहाँ पर कि कृषि तथा व्यापारी क्षेत्र की भूमिका क्या हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। आपको पता ही होगा कि भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है और हमारे पास जितना मर्जी हो कृषि से ही हमारा देश ग्रोथ कर सकता है। कृषि क्षेत्र की क्रियाओं का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा अब किया जाने लगा है। अब सारे कृषि क्षेत्र जो है निजी कंपनियों ने ले लिया है। व्यापारिक क्षेत्र में विभिन्न क्रियाएं जैसे व्यापार, वर्जित होटल, रेस्टोरेंट आदि सभी निजी क्षेत्र जब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे देश में जितना भी चीज़ देखो सब के सब जो है निजी क्षेत्रों के अंतर्गत ही आता है और सबको निजीकरण कर दिया गया है। इसका कारण इसका यही हमें आगे नुकसान हो सकता है कि हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। रीजन्स ये है कि जो कहते हैं ना दोस्तों, सरकारी चीज़ होती है वो सरकार की रहती है, लेकिन जो प्राइवेटलाइजेशन कर दी जाती है तो प्राइवेट का एक ही होता है मकसद, लाभ कमाना। आपको मिलता तो ज़रूर है सुविधाएं, लेकिन बात होती है कि उनकी सिर्फ लाभ कमाने की इच्छा होती है। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर वो सरकारी चीज़ है तो उनके लोगों के विचारधाराओं को बदला जाए। सरकार में भी रह के लोग जो है अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा रूल रेगुलेशन बनाइए कि यहाँ पर रहते हुए भी लोग जो है अपने काम के लिए सशक्त रहें, मेहनत करें और समय के जो है प्रतिबंध रहें, समय का कद्र करें। जितना काम उतना पैसा, चाहे आप सरकारी में रहो चाहे प्राइवेट में। अगर ऐसा सरकार करती है तो लोग भी समझदार बनेंगे और काम का महत्व भी बढ़ेगा और सारे काम समय रहते हो भी जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मध्यवर्ती उत्पादन क्षेत्र के विकास में भूमिका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बनता है कि मध्यवर्ती उत्पादन क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका हो सकती है। कहते हैं निजी क्षेत्र में मध्यवर्ती उत्पादन क्षेत्रों रंग, प्लास्टिक, पेंट्स, वार्निशिंग, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट, रबर, कागज, छपाई, प्रकाशन, न्यूज़ प्रिंट्स आदि के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया गया है और इन उद्योगों के निजी क्षेत्र के निर्देश में समुचित भी विस्तार हुआ है। तो देखा जाए तो हमारे देश में बेशकली इन क्षेत्रों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, लेकिन कहते हैं कोई चीज़ की भूमिका इतनी अधिक देर तक नहीं रह सकती। निजी क्षेत्र में मध्यवर्ती उत्पादन क्षेत्रों का बेशकली बोलबाला बढ़ा है, जैसे कि प्लास्टिक, पेंट्स, वर्सिंग, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट, रबर, कागज, छपाई, प्रकाशन, न्यूज़ प्रिंट्स आदि में बहुमूल्य योगदान हुआ है। तो ये सब निजी कम क्षेत्रों के कारण ही हुआ है और ये उद्योग सारे के सारे उद्योग जो हैं निजी क्षेत्र के निर्देश में ही चलते हैं और विस्तार करते हैं। तो देखा जाए अगर सारे क्षेत्र निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है तो भारत सरकार की क्या ज़रूरत होगी फिर। यही यहाँ प्रश्न उठता है कि जब हम सारे चीज़ें निजी क्षेत्रों के अधीन कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र का क्या महत्व रह जाएगा। क्या सरकारी लोगों का कोई महत्व रहेगा। अगर सरकार निजी क्षेत्र में करना है तो हर चीज़ों को निजी क्षेत्र में कर दीजिए, हर क्षेत्र को निजी क्षेत्र में कर दीजिए जिससे हर चीज़ को जो है सुविधा मिले। बेशकली लोगों को पैसे लगे लेकिन काम समय पे हो जाए, लेकिन सरकार ऐसे भी नहीं कर सकती है क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आप सरकार को समझना संभव नहीं है। सरकार को कहते हैं न आगे बढ़ने में बनता है न पीछे हटने में बनता है, वो मध्यवर्ती में रहना चाहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लघु एवं कुटीर उद्योगी विकास में भूमिका। देखा जाए तो लघु उद्योग एवं जो है कुटीर उद्योग का भूमिका में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लघु क्षेत्र के विकसित करने का पुण्य श्रेय दायित्व निजी क्षेत्र को ही जाता है। देखा जाए तो लघु क्षेत्र का विकास में कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का ही महत्व रहता है, क्योंकि
निजी क्षेत्र के लघु उद्योग उनके उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन तो करते ही हैं, साथ ही लघु उद्योग का बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता जैसी आर्थिक विकास की समस्याओं का निदान करना संभव हो जाता है। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि निजी कंपनियां होना जरूरी है और जनरल सी बात है, कुटीर उद्योग का विकास करना जरूरी है। सरकार चाहे निजी कंपनियों को लाए चाहे न लाए, लेकिन भारत में जो कुटीर उद्योग थी उनको लाना बहुत ज़रूरी है। कुटीर उद्योग से ये होता है कि उनके सारे परिवार जो है काम में लगे रहते हैं, जिससे काफ़ी देश के विकास के साथ जो है उस परिवार का विकास भी होता है। और भारत में जब बड़े बड़े कंपनियां आई तो लघु और कुटीर उद्योग का जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया, जिनके कारण इसका विकास नहीं हो सका। आज सरकार को चाहिए कि लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे, हर नौजवानों को जो है बिल्ला बैठने की जगह पर कुटीर उद्योग या लघु उद्योगों में अपना कार्यरत रहना चाहिए। इससे देश का भी भलाई होगा, उनका भी भलाई होगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण यहाँ रहता है। हमारा अगला यहाँ पर टॉपिक जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और टॉपिक है कि भारत में निजी क्षेत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। अब देखा जाए तो भारत में ये प्राइवेट सेक्टर है, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कैसा है, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा और महत्वपूर्ण भी रहेगा। देखा जाए तो निजी क्षेत्र के उद्योगों में स्वामित्व एवं प्रबंधन निजी हाथों में रहता है। ये तो बात आप भली बात आप समझ गए होंगे कि निजीकरण के अंतर्गत जो होता है सारे उद्योग हो और सारे कंपनियां हो, उनकी स्वामित्व जो होता है, एक प्रबंधन जो होता है निजी हाथों में ही होता है, जहाँ उनका लाभ प्राप्त करने के लिए इसका जो है बनाया जाता है। यानी निजी कंपनियां का एक ही मकसद होता है कि जितना से जितना हो सके लाभ कमाना। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि निजी कंपनियों का एक ही मतलब मकसद होता है कि लाभ प्राप्त करना। निजी क्षेत्र वस्तुएं यानी निजी क्षेत्र की वस्तुएं एक विशाल क्षेत्र है जिसे अत्यंत बड़े पैमानों को उद्योग, मध्यम पैमानों के उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और विवरणात्मक व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट आदि आते हैं। यानी देखा जाए तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो देखा जाए तो विशाल क्षेत्र यहाँ पर बन गया है और इसके अंतर्गत बड़े पैमानों पर उद्योग आते हैं, चाहे मध्य पैमाने के उद्योग हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, विवरणात्मक व्यापार क्षेत्र हो, रेस्टोरेंट आदि हो, तो ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। देखा जाए तो देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं तथा कृषि या प्राय संपूर्ण भाग निजी क्षेत्र में ही आता है। आज हमारा देश बिल्कुल ही निजीकरण के लिए अग्रसर हो चुका है। सारे क्षेत्र सरकार ने जो है निजी कंपनियों को बेच दिया है और ये कंपनियां जो है कृषि के क्षेत्रों को नष्ट करके वहाँ पर बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, जिनके कारण पर्यावरण में असंतुलन का जो है बहुत बड़ा पहाड़ टूट रहा है। देखा जाता है अनेक प्रतिबंधों के कारण निजी क्षेत्र का संतोषजनक विकास नहीं हुआ। ये भी बात महत्वपूर्ण रहता है कि सरकार इन पर कुछ रोक भी लगाई है, लेकिन यहाँ पर यह बात गलत है कि उनके प्रबंधन के कारण निजी क्षेत्र का संतोषजनक विकास नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र ने बहुत तरक्की किया है, बहुत विकास किया है, क्योंकि जो जितना उसको मिलना चाहिए उससे अधिक मिला है। फिर भी इन क्षेत्र की औद्योगिक संरचना में विविधता आई है। देखा जाए तो फिर भी अगर उनमें संतोषजनक विकास नहीं हुआ, फिर भी बहुत ही अधिक विकास देखने को मिला है। यहाँ पर मैंने कहा ना कि निजी कंपनियों का एक ही बात होती है लाभ कमाना। कहते हैं इतना लाभ कमाने के बाद भी वो चाहते हैं कि और भी उनको लाभ प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि निजी क्षेत्र का संतोषजनक विकास नहीं हुआ। देखा जाए तो कॉर्पोरेट औद्योगिक क्षेत्र कार्य सक्षम रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में यह क्षेत्र अधिक कार्य कुशल रहा है और इसका बहुत बड़ा कारण इन क्षेत्र की विशेषताएं थी और ये विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। तो इन विशेषताओं को जो है प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इनकी क्या विशेषता हो सकती है। तो देखा जाए यहाँ पर पहली विशेषता तो यही नज़र आती है कि गैर सरकारी क्षेत्र होना। प्राइवेट सेक्टर जो होती है गैर सरकारी क्षेत्र होता है और ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो संपत्तियों पर निजी स्वामित्व होना। जितने भी संपत्ति होती है उस पर निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी कंपनियां निजी लाभ के लिए हर तरह से संभव रहता है। उसके पश्चात देखें तो मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना ही इसका दायित्व रहता है। निजी कंपनियां एक ही मकसद से चलाई जाती है कि जितना हो सके इनको लाभ मिले, चाहे देश को बर्बाद भी करना क्यों ना पड़ जाए, और ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि इनका एक ही काम होता है लाभ कमाना। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में 5G लॉन्च की गई है और आपको शायद ये भी पता होगा कि आने वाला भविष्य में 5G का बहुत ही
कुप्रभाव होगा। आप यहाँ खुश तो इसलिए हो रहे होगे कि आपका नेट बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन दोस्तों कितना फास्ट चाहिए आपको? रेल की स्पीड चाहिए। कहते हैं सफिशेंट स्पीड भी काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे लिए, लेकिन 5G लाने से आप तो 5G के जो है सपनों में खो गए हो, लेकिन जो जीव जंतु मर रहे हैं, जो जीव जंतु का इफेक्ट पड़ रहा है, सरकार ने कभी एनालाइज नहीं किया, ना बड़े बड़े कंपनियों ने किया। अगर उनमें थोड़ा भी मानवता बची होती तो शायद 5G और या 5 जो है यहाँ पर भारत में नहीं लाते, क्योंकि बहुत से जीव पहले ही 4G से मर चुके हैं। और ये हमारी सरकारी आंकड़ा बताता है। सरकारी आंकड़ा में साफ लिखी गई है कि ये जो नेटवर्क होती है वो बहुत ही पक्षियों के लिए जो चिंता का विषय बनता है, और कई फिल्मों में इस बात को भी दर्शाई गई है। लेकिन देखा जाए तो हम 5G को ला तो दिए हैं और हम 6G की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कितने जी लाते रहिएगा। आपको पता होगा कि हम तक जो रे पहुंचती है वो एक तरह का मैग्नेट रे होती है, और इस मैग्नेट रे से जो है पक्षियां टकराती है तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिनके कारण ये किसी भी चीज़ से टकरा के उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बात इंसान पे भी इसका इफेक्ट उतना ही पड़ता है। आने वाला समय में देखिए जो बच्चे जन्म लेंगे उनमें बहुत ही तरह के विकार होंगे, और ये सच्चाई है, आप इसे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप तो आज 5G में सो रहे हो, आप 5G में खो रखे हो, लेकिन जब आप पे ये संकट आएगा तब समझ में आएगा कि 5G सरकार ने बहुत बड़ी जो है गलती कर दी है, और आप 6G की जो बात किया जा रहा है वो भी भविष्य में बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये सारे पैराबैलिक विकिरणें निकलती है, इसमें से मैग्नेट रे निकलती है, और मैग्नेट रे हर किसी के लिए जो है खतरा का सबब बन सकता है। तभी तो आज के समय में लोग कुछ बात ना कहो पहले ही भड़क जाते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी जो है इसका अवसर देखने को मिला है। आज बंदे देखिए सुबह से शाम तक मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्ट है, और निजी कंपनियों को इससे लाभ मिलती है। निजी कंपनियां जब इनके सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे होते हैं, सरकार के साथ सर्वे करवाई जाती है, तो इनकी जो है फ्रीक्वेंसी कम कर देती हैं। कई फिल्मों में भी आपने ऐसा देखा होगा, और ऐसा वास्तविकता में भी होता है कि कंपनी जो है अपने अपने सिमों को चलाने के लिए, अपने अपने कंपनी को चलाने के लिए ये रेट को काफ़ी बढ़ा देती हैं, और जब इनकी चेकअप होता है तो वो रेंज जो है नॉर्मल रेंज कर देती हैं। तो आज सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और सरकार को भी पता है इस बात का कि ऐसा होता है, लेकिन सरकार इस बात पे कभी भी जोर नहीं देती, सूद नहीं लेती। मुझे पता है सरकार को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, सबको इसी धरती पे रहना है, सभी ने इसी वायुमंडल में सांस लेना है, और इसी पेड़ पौधों के साथ जीवन व्यतीत करना है। आप कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। बड़े बड़े कंपनियां सोच रही होगी कि मैं एसी में रहता हूं, लेकिन कभी ना कभी उनको वायुमंडल में आना ही पड़ेगा, और जब वायुमंडल अपना प्रभाव दिखाएगा तब उनको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जीवन से महत्वपूर्ण दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है, और ये बात हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। मैंने बात देखा है कि 5G जब लाया गया तो भारत के एक नागरिक का भी आवाज़ नहीं उठा, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। क्या भारत के लोग इतने समझदार हैं ही नहीं, इसका 5G का असर ही नहीं देख रहे हैं कि निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए इस तरह के हरकंडे अपना रही है, और भारत के एक भी व्यक्ति, एक भी संस्था का आवाज़ यहाँ नहीं उठा। ये तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है कि हमारे देश संवेदनशीलता की तरफ जा रही है, कि जैसा लोग दिखा रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। आगे देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब जर्नल सी बात है, निजीकरण होगी, निजी क्षेत्र बनेंगे तो उनका आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगी। राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाना, तो ये भी महत्वपूर्ण बात होता है कि राज्य भी अगर बड़े बड़े कंपनियों में अच्छा मुनाफा हो रहा है तो राज्य भी उस मुनाफा का जो है हकदार बन जाता है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। धन एवं शक्ति के केंद्रीकरण होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज सारे धन है और शक्ति जो है सारे प्राइवेट में ही चले गए हैं। आज सरकार भी प्राइवेट के ही बातों पे चल रही है। इसका एग्जाम्पल आपको कई क्षेत्रों में देखने को मिला होगा। जब भारत में नोटबंदी की गई थी तो बड़े बड़े कंपनियों ने एक नया कंपनी खोला, अपने लोगों को बड़े कार दिए, घर दिए। तो इसका क्या अर्थ था कि इन्होंने अपने ब्लैक मनी जो थे उनको इन्होंने अच्छे कामों में लगा दिए। और इससे भी बड़ी बात थी कि सरकार को जब ये बात पता थी, और सरकार के सिवा किसी को भी पता नहीं थी, आम व्यक्ति को भी पता नहीं था कि नोटबंदी होने वाला है, तो ये बड़े बड़े कंपनियों को कैसे पता चल गया कि नोटबंदी होने वाला है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि आधा सरकार ये छोटी जो है ये इंडस्ट्री चला रही है, उनको कोई भी भारत सरकार करने वाली होती है उनको पहले ही पता लग जाता है, और ये सारे जो है अपने हाथ साफ कर लेते हैं। और ये बहुत
आने वाला समय में बहुत बड़ा सबब बन सकता है। और ये बात आपको भी समझ में होगा कि बड़े बड़े कंपनियां इस समय यही चालपूसी में थे और भारत सरकार भी इसी में थी। जब मंत्रियों को पैसे जब जाने लगे तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो है संसद के बाहर काले पट्टी बांध के खड़े हो गए, लेकिन एक भी इंडस्ट्री वाले लोग जो है काले पट्टी बांध करके बाहर खड़ा नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण की सफलता के उपाय सुझाव, यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें स्वामित्व संबंधी उपाय, यानी देखा जाए तो निजी कंपनियों को स्वामित्व संबंधी उपाय मिला है। किसी भी सरकारी कंपनी या सार्वजनिक उपक्रम या स्वामित्व निजी हाथों में सौंप कर निजीकरण किया जा सकता है, यानी निजी हाथों में सौंपने को ही हम निजीकरण कहते हैं। और यह स्वामित्व से पुण्य या आंशिक भी हो सकते हैं, यानी पुण्य रूप से भी हो सकते हैं या थोड़े मात्रा में भी हो सकता है। स्वामित्व संबंधी उपाय निम्नलिखित प्रकार से किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम अगर देखें तो पुण्य विराष्ट्रीयकरण, यानी पुण्य विराष्ट्रीयकरण, यानी किसी भी लोक उपक्रम को या सरकारी संस्था को जब पुण्य रूप से निजी हाथों में स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया जाता है तो इसे पुण्य हम विराष्ट्रीयकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी देखा जाए तो पूरी तरह से जो है निजी हाथों में जो है इसकी स्वामित्व दे दी जाती है, तो इसी को हम पुण्य विराष्ट्रीयकरण कहते हैं। अगर दूसरी बात हम देखें संयुक्त उपक्रम, यानी संयुक्त उपक्रम का मतलब होता है जब लोक उपक्रम को आंशिक रूप से निजी स्वामित्व में या हस्तांतरण कर दिया जाता है तो यह स्थिति होती है या आंशिक हस्तांतरण नीति स्वामित्व में जो है 25 से 50% हो सकती है, और आज देखा जाए तो ये 80% से भी अधिक निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की काफ़ी सफलता यहाँ नज़र आ रही है। उसके पश्चात आता है हमारे समाप्त परिसीमान। समापन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी जब किसी सरकारी संस्था या संपत्ति की बिक्री निजी हाथों में कर दी जाती है तो इसको हम परिसमापन कहते हैं। यानी जब सरकारी संस्था या संपत्ति को निजी हाथों में दे दी जाती है तो इस प्रक्रिया को हम परिसमापन कहते हैं। जो भी निजी क्षेत्र या संपत्ति की खरीद करता है वह उसे नए वस्तु के निर्माण में लगा सकता है या अपने पूर्व कार्य में लगा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि निजी क्षेत्र या संपत्ति का खरीदता है या उसे निजी वस्तुओं के निर्माण में लगाता है या अपने पूर्व कार्य में लगा सकता है। तो ये सारे के सारी जो प्रणाली है वो परिसमापन के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्रबंधकों द्वारा कार्य, यानी प्रबंधकों द्वारा क्रय। किसी कंपनी की संपत्ति को उसके ही कर्मचारी को बेच दिया जाता है, यानी कोई भी कंपनी होती है उसकी संपत्ति जो है उसी कर्मचारी को बेच दी जाती है, उसी में से किसी एक व्यक्ति को बेच दिया जाता है और इस कंपनी पर कर्मचारियों का अधिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी कंपनी कर्मचारियों के निजी हाथों में आ जाती है, अर्थात उसका निजीकरण हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन द्वारा क्रय, यानी उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को जो है पूरे संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता है, पूरे कंपनियां उसी के हाथों में बेच दी जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संगठनात्मक उपाय। संगठनात्मक उपाय के द्वारा जो है राज्य के नियंत्रण को कम किया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखिए निजीकरण में भी जो है कम नियंत्रण के उपाय के लिए प्रावधान किए गए हैं, इसको हम संगठनात्मक उपाय कहते हैं। इसमें पहली बात तो यही आती है होर्डिंग कंपनी। होर्डिंग कंपनी की स्थिति में निर्णय लेने का काम सरकार करती है, परंतु दिन प्रतिदिन का संचालन कार्य स्वतंत्र रूप से होर्डिंग कंपनियां ही करती है। अब देखिए सरकारी कर्मचारी के पास तो समय ही नहीं होता है, तो जर्नल सी बात है सारे कंपनियां जो है स्वतंत्र रहती है। ये होर्डिंग कंपनी की स्थिति में निर्णय लेने का काम जो है सरकार करती है, लेकिन सरकार के पास तो समय ही नहीं होती है, तो ये कंपनियां जो है होर्डिंग ले लेती है, लेकिन फिर भी ये कंपनियों में सरकार का दबदबा खत्म हो जाता है और ये पूरी तरह से कार्य स्वतंत्र रूप से होर्डिंग कंपनियां करती है। उसके बाद लीज पे लेना। जब किसी सरकारी उपक्रम का एक विशेष अवधि के लिए निजी हाथों को दे दिया जाता है और स्वामित्व सरकारी हाथों में रहता है तो इसे लीज का पर देना कहा जाता है। यानी समझ सकते हो कि सरकारी कंपनी है लेकिन आपने लीज में जो है 1 साल के लिए ले लिया है, स्वामी बेशक नहीं सरकार है, लेकिन 1 साल का तक जो है आप स्वयं स्वामी होगे और उसको जैसे मर्जी कंपनी को चला सकते हो। कहते हैं लीज द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी का संचालन निजी हाथों में दे दिया जाता है। एक समय काल होती है, जैसे आप ठेका देना कह सकते हो या कुछ भी कहो।
तो लीज का मतलब यही होता है कि सरकारी कंपनी जो होती है, सरकार कुछ समय के लिए उसको बेच देती है, लेकिन इसका स्वामी सरकार ही होती है और इनमें चलाने वाला जो है प्राइवेट सेक्टर आ जाती है। तो ये साल के लिए, कुछ समय काल के लिए होता है और ये भी आज हमारे भारत में देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संचालन संबंधी उपाय। संगठन की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए संचालन संबंधी उपाय भी किए जाते हैं। भारत में इस संदर्भ में निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संचालन संबंधी उपाय कहते हैं प्रबंधन किए नियंत्रण के नियम में से किसी भी तरीके से निजी कंपनियों के हाथ हस्तांतरण करना, कुल इक्विटीज के कुछ भाग यानी 25% या अधिक को बेच देना लीज पर दे देने के बराबर होता है कि आप 25% या उससे भी अधिक जो है लीज पे दे देते हो। उसके पश्चात आता है विनिवेश। विनिवेश का मतलब ये होता है कि इस प्रक्रिया के तहत सरकारी इक्विटी को एक भाग को निवेशकों को म्यूचुअल फंड यानी वित्तीय संस्थाएं या कर्मचारी आदि को बेच दिया जाता है और इस प्रक्रिया में प्रबंधन का हस्तांतरण नहीं होता है, यानी प्रबंधन का हस्तांतरण नहीं होता है। इसको हम जो है म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, वित्तीय संस्थाओं को हम इसको दे देते हैं, इसको हम विनिवेश का नाम दे सकते हैं। उसके पश्चात आता है कॉर्पोरेटाइजेशन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेटाइजेशन यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत लोक उपक्रमों का पुनर्गठन व्यवसायिक ढंग से होता है और इस प्रक्रिया में सरकारी उपक्रम के निगम यानी कॉरपोरेशन में बदल दिया जाता है, जिसे उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रास्ते खुल जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बीएसएनएल जैसी लाभ कमाने वाली संस्था का निगमीकरण कर दिया गया। आज देखिए बीएसएनएल जो है सरकारी कंपनी के अंतर्गत आ गया है, लेकिन आप देखिएगा तो बीएसएनएल आज हर एक आम इंसानों के पहुंच से दूर चला गया है। कारण क्या है कि सरकार के हाथ में है, बीएसएनएल आज भी सरकार के हाथ में है, जिनके कारण जो है इसकी जो है तरक्की, इसकी जो है आगे बढ़ने की क्षमता सब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार के हाथ में जाने का मतलब ही है उस चीज़ की जो है तहस नहस। और ऐसा ही बीएसएनएल के साथ भी हुआ है। बीएसएनएल जो है आज निजी लाभों के लिए आगे बढ़ रहा है और इसको निगमीकरण कर दिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण की समस्या यानी लिमिटेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए निजीकरण के भी कुछ समस्याएं हैं जो हमारे समक्ष यहाँ आया है। सब प्रथम यहाँ देखा जाए तो अस्थायी वित्तीय प्रणाली, तो ये बहुत बड़ी समस्या है निजीकरण की। कहते हैं निजीकरण द्वारा सरकार को केवल एक ही बार ही वित्त प्राप्त होती है, यानी निजीकरण द्वारा सरकार को सिर्फ एक ही बार जो है वित्त पैसे प्राप्त होती है और यह सरकार की आर्थिक समस्या के समाधान का स्थायी निदान नहीं है। यानी देखा जाए सरकार अगर निजीकरण करती है तो उसे एक ही बार जो है सारे रकम प्राप्त होती है, लेकिन बाद में उसको जो है पैसे का स्रोत बंद हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी सरकार के लिए समस्या उत्पन्न खड़ी करती है। कहते हैं उसके बाद दूसरे पॉइंट देखें तो वैश्विक मंदी की समस्या। अत्यधिक निजीकरण से सरकार का हस्तक्षेप उद्योगों में लगभग खत्म सी हो जाती है, नगण्य हो जाती है। अब जर्नल सी बात है, अगर आप सारे विभागों को प्राइवेट के हाथ सौंप दोगे तो आपके हाथ में क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर सरकार आप कैसे चला पाओगे? कहते हैं सरकार तब चलाई जाती है जब आपके हाथों में कुछ विभाग हो, लेकिन सरकार यहाँ पर यही गलती कर रही है कि वैश्विक मंदी की समस्या खड़ी कर रही है कि सरकार का हस्तक्षेप में लगभग नग्न हो जाता है और प्रतिष्ठान अपनी मर्जी से कितनी भी वस्तु का निर्माण कर सकता है। अगर मान लीजिए निजी कंपनियां हैं, वहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाएगी, जितनी मर्जी है उतना वस्तु का निर्माण करेगी, जितना मर्जी होगा वस्तुओं का जो है बेचेगी और उन वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार सीमित होने के कारण मंदी जैसी स्थिति में गुजरना भी पड़ सकता है। और इवन देखें तो इससे ये भी होता है कि आए दिन जो होगा सरकार की छूट खत्म हो जाने से, सरकार के हाथ हट जाने से उन चीज़ों की जो है महंगाई सर पे चढ़ के तांडव करने लगेगी और सभी क्षेत्रों में जो है इसकी बढ़ चढ़ कर जो है प्राइवेट लोग जो है इसको लूटेंगे और ये आम है। आज देखिए कीमत में इतनी वृद्धि इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज हर सेक्टर को जो है प्राइवेटाइजेशन कर देने के कारण सरकारी क्षेत्र रह ही नहीं गया है और सरकार क्षेत्र न रहने के कारण प्राइवेट लोग अपनी मनमर्जी जो है सभी कार्य चला रहे हैं, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। उसके पश्चात देखें योजनाओं हेतु संसाधनों की कमी। कहते हैं लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, अंततः इन उपक्रमों के लाभ निजी हाथों में जाने लगते हैं और इससे सरकार को सामने वित्तीय समस्या आने लगेगी। और जब भारत के सामने जो है वित्तीय समस्या आने लगेगी तो सरकार को तो एक ही व्यक्ति नजर आएगा उस समय, भारत का जनता। और भारत की जनता को
जो है पैसा वो उसी से उछलेगी, तो आम जनता ही पीसेगी। और ये बात आम जनता भी नहीं समझ पा रही है, न सरकार समझ पा रही है कि अगर निजीकरण हुआ तो सरकार के हाथों सारी कंपनियां चली जाएगी, सरकार को जो मुनाफा और जो इनकम का स्रोत था वो ख़त्म हो जाएगा। और सरकार तो आपको पता है ऐसे चल नहीं सकती, तो वो क्या करेगा, आए दिन टैक्सों में वृद्धि करेगी, हर सामानों को महंगा करेगी। जब टैक्स में वृद्धि करेगी तो ऑटोमेटिक जो है सामान महंगा हो जाएगा, तो आपको जो है दूध से लेके दही तक खाना आपके लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। ये बात ना तो सरकार समझ रही है, ना आम जनता समझ रही है। कहते हैं आज तभी तो यहाँ पर मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप लोग स्वयं समझदार होते, सरकार को अच्छे चुनते, जो लोग लालच से परे होता, तो शायद हमारा देश का ये दुर्दशा न होता। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष निजीकरण के नुकसान, यानी डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। कहते हैं निजी क्षेत्र की कंपनियों का लक्ष्य सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाना होता है। तो ये तो मैंने बार बार यही बात बताया है कि निजी कंपनियों का जो है मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसलिए इन क्षेत्रों में सार्वजनिक समाजी उद्देश्य के प्रति उदासीनता नजर आती है, यानी समाज के प्रति इनका कोई भी दायित्व प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है, इसलिए सार्वजनिक उद्योग की सफलता और असफलता के लिए सरकार को जनता बाध्य भी करती है। वहीं निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता है। कहते हैं जनता चाहे मरे, चाहे जनता के साथ कुछ भी हो, निजी कंपनियां कभी नहीं सोचती है, क्योंकि उनको तो सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से ही उन्होंने जो है इस कंपनी को ली होती है। तो इसमें देखा जाए तो सरकार की जवाबदेह नहीं होती है, ना कंपनियों की जवाबदेह होती है आम जनता के लिए। तो आम जनता तो कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी आम जनता के पास नहीं होता है। उसके पश्चात देखें तो निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियन के माध्यम से श्रमिकों की ओर से होने वाली विरोध होता है। अब देखिए, निजी कंपनियों में ये होती है कि कंपनियां अपनी लाभ कमा रही होती है और श्रमिकों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। उनसे जो है 12-12 घंटा काम करवाते हैं उसी तनख्वाह पे जो पहले 8 घंटा में करवाए जाते थे। तो इससे जो है श्रमिकों को बहुत बड़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ जाता है। श्रमिक अक्सर बड़े पैमानों पर छटनी की जाते हैं, नौकरी छूट जाने के डर से और काम के वातावरण परिवर्तन जैसे बातों से सहजे रहते हैं। यानी कर्मचारी हमेशा जो है हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर उनको लाभ अधिक कमाना होता है तो बहुत से लोगों को छटनी कर देते हैं, नौकरियां भी से भी हटा देते हैं। इसलिए निजी कंपनियों में होने से जो है आम गरीब बंदों को जो है बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जो शायद भारत सरकार इस बात को नहीं समझती है और फिर कहती है कि सबका साथ सबका विकास। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सहचर पूंजीवाद। देखिए, क्रोनिकल कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है इससे, और सहचर पूंजीवादी ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकार कुछ गिने चुने प्रभावशाली उद्योगपतियों के पक्ष में नीति बनाती है। तो बात तो मैंने हमेशा कहा है कि सरकार का यही उद्देश्य रहता है कि पूंजीपतियों के पक्ष में ही नीतियां बनाती है। मैंने आपको नोटबंदी के एग्जाम्पल भी दिए थे कि सरकार पूंजीपति उद्योगपतियों के पक्ष में ही नीति बनाती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा हो जाता है। और हमारे देश में ही भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि आज 1-2 ही जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में पूरा भारत का संचालन हो रहा है। तो ये बहुत ही विडंबना भरी स्थिति यहाँ पर पैदा हो रहा है। सहज पूंजीवादी के कारण सरकार के आर्थिक फैसला का फायदा केवल कुछ गिने चुने उद्योगपति वर्ग को ही मिल रहा है और सारा फायदा उन्हीं के जेब में जा रहा है। वो जैसा चाह रहे हैं भारत में कर रहे हैं, जो सही नहीं है। मैंने कहा ना, ये कंपनियां लाभ कमाने के लिए हर चीज़ करने को तैयार है, चाहे जीव जंतु खत्म हो, पेड़ पौधे खत्म हो, इंसान खत्म हो, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपना फ़ायदा मिलता है। और देखा जाए तो ये फ़ायदा सिर्फ भारत सरकार करवा रही है इन कंपनियों को निजीकरण करके। इस वजह से बाजार से एक अधिकार बढ़ता ही चला जा रहा है। आज देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बाजार पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और भारत सरकार के हाथों से ये फिसल गया है। यदि निजी क्षेत्रों में अगर बाजार में किसी कंपनी का अधिकार होता है तो प्रतिस्पर्धा न होने के कारण कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों के दाम बढ़ा देती है। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि आए दिन जो है कंपनियां चीज़ों के दामों में बढ़ा रही है, और ये इसलिए कर रही है क्योंकि उनको मुनाफा हो रहा है उससे। और कंपनियों को तो सिर्फ मुनाफे से मतलब है, ना तो इंसान से मतलब है, ना इंसान के जाति से मतलब है। उनका तो एक ही जाति होती है, धन, और धन के लिए वो
कुछ भी करेंगे, कोई भी बात बनेगा, हर कार्य करने को सक्षम रहते हैं। कहते हैं निजी क्षेत्र केवल अपने हित के लिए ही काम करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि निजी क्षेत्र जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, न जनता के बारे में सोचते हैं, न जनता के लोगों के बारे में, और न जनता के बच्चों के बारे में। तो ये बात तो आम रहती है कि निजी क्षेत्र सिर्फ अपने लाभ के लिए ही बनाए गए हैं। उसके पश्चात देखें तो निजीकरण माध्यम से अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। जो निजी उद्योगपतियों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। आज उद्योगपति जो है हर क्षेत्र में अपना दबदबा देख सकते हैं। आज अगर उद्योगपति कह दे कि इस पार्टी की जीत हो जाएगी तो 100% उस पार्टी की ही जीत होगी। जिसके कारण जहाँ तक एक तरफ रोजगार की कोई गारंटी नहीं रह जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय दर में भी असंतुलन से बढ़ावा होती है। कहते हैं निजीकरण करने का यहाँ पर जितना नुकसान है, फायदा तो यहाँ पर दिखने को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये आम जनता के ऊपर सवाल उठता है। निजीकरण ने निजी क्षेत्रों में सामाजिक उद्देश्य के प्रति उदासीनता नजर आती है, क्योंकि निजी कंपनियां जो है सामाजिक क्षेत्र के उद्देश्य के प्रति उदासीनता ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाना ही निजी कंपनी का एकमात्र लक्ष्य रहता है, और यही बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण के पक्ष में तर्क, यानी एग्रीमेंट ऑफ फेवर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है निजीकरण के पक्ष में तर्क। यहाँ सब प्रथम अगर देखें तो कार्यक्षमता और दक्षता। कहते निजी सेक्टर में आयातकर्ता अपने काम को संभालने के लिए अधिक कुशल होते हैं और ज़्यादा प्रभावी कार्यक्रम व्यवस्थित भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष होता है। उसके पश्चात देखें तो यहाँ पर आधुनिकीकरण भी काफ़ी महत्व रखता है। निजीकरण से उत्पन्न होने वाले नए निवेशों के माध्यम से नए और आधुनिक तकनीकों का विकास का भी बढ़ावा काफ़ी मिलता है, इसलिए आधुनिकीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया विकास मॉडल भी अपनाई गई है। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि निजीकरण विकास की गति को तेज करता है, जैसा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हमें देखने को मिला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात देखें लाभदायक। निजीकरण से उत्पन्न होने वाली आय सरकार को मिलती है, जो अन्य क्षेत्र में निवेश करने में उपयोगी भी की जा सकती है। यानी निजीकरण के से उत्पन्न होने वाले आय सरकार को सिर्फ एक बार मिलती है, और उसी एक बार जो है इनकम से सरकार को संतुष्ट रहना पड़ता है। जब सरकार को अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आम जनता के जो है जेब पे वो बोझ दे देती है, और ये आम होता है। आपको देखा ही होगा कि जब भी बजट पास होता है तो एक सामान पे जो है कीमतें कम कर देती है, तो दूसरे सामान पे उस पर 3 गुना बढ़ा देती है। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होगी उस पर जो है 100 गुना इन्होंने वृद्धि कर देना होता है। तो ये तो आम बात है। कहते हैं सरकार भी जानती है कि जनता कुछ भी नहीं समझती है, और ये बात सरकार समझती है कि इनको लालच की पेटरा भरो और जनता को अपने पक्ष में कर लो। आज तभी तो हर एक राजनीतिक नेता जो है आपको लालच के एक पिटारा भरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पिटारा बहुत ही आज के सशक्त माध्यम बन गए हैं। पहले के समय में ऐसे लालच कोई भी राजनीतिक नेता नहीं देता था, लेकिन आज तो ये तकिया कलाम शब्द बन गए हैं। फ्री शब्द जो होती है आज के समय में एक बहुत बड़ा तकिया कलाम वर्ड बन गया है। कोई सामान पे अगर फ्री लिख दिया जाए तो आप लोग तो इस तरह टूट पड़ते हो जैसे वो सामान कभी आपने देखा भी ना हो। तो ये सरकार भी इसी चीज़ को जो है आज सबसे मजबूत जो है अपना हथियार बना लिया है, और ये आम जनता ना तो समझेगी और न जानेगी। जब समझेगी तो समय उनके हाथों से निकल गया होगा। उसके पश्चात देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है नियंत्रण कम होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि लाभदायक की बात हमने किया कि निजीकरण से उत्पन्न होने वाले आय सरकार को मिलती है, जो अन्य क्षेत्र में निवेश करने उपयोगी हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। साथ में नियंत्रण कम होता भी है, तो ये भी बात काफ़ी महत्व रखता है कि सरकारी संस्थाओं से तुलना में निजी संस्थाएं अधिक स्वतंत्र होती हैं। जैसे नियंत्रण कम होता है, यानी सरकारी संस्थाओं की तुलना में निजी संस्थाएं जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और वो हर कार्य करने में सक्षम होती हैं। देखा जाए विनियम की बात करें तो निजी सेक्टर में उचित विनियम के माध्यम से संचार, परिवहन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता कम रहती है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। यहाँ पर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन भारत के हित में तो नहीं है, क्योंकि भारत यहाँ पर कर्म भूमि है। यहाँ पर हम जो है कृषि प्रधान देश है,
और कृषि प्रधान देश के लिए जो है यहाँ प्राइवेटाइजेशन करना आने वाला समय में जो है बहुत बड़ा संकट का सबब बन सकता है। कहते हैं इंसानों के लिए तो संकट का सबब बनेगा ही बनेगा, साथ में पर्यावरण जीव जंतुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात मैं आज अभी आपके समक्ष रख रहा हूँ, देखना आने वाला समय में आप स्वयं इस बात का अनुभव कीजिएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। सरकार आज प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है हर एक क्षेत्र को, और इससे बहुत बड़ा जो है नुकसान भारत देश को उठाना पड़ सकता है, और भारत देश को तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में विश्व को भी इसका खबब मिलेगा, क्योंकि इससे जो है हम सिर्फ अकेले ही नहीं जुड़े हुए हैं, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। कोई भी देश में कुछ भी गलत होता है तो उसका असर दूसरे देशों में ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ सारांश इसी रूप में देखा जा सकता है कि हमें निजीकरण सोच समझ के करना चाहिए और कुछ लिमिटेशन दे के करना चाहिए, और न करें तो अच्छा है। हम जो है सार्वजनिक क्षेत्रों को भी बेहतर बना सकते हैं, उसमें लोगों को जो है अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे इसकी जो है लोगों के प्रति महत्ता इसकी बढ़ जाए, और लोग भी जो है सरकारी क्षेत्रों को महत्ता को समझें। और सरकार की तरफ से जो फ्री करने की बातें की जाती है वो कदाचित भी देश कल्याण की बात की तरफ नहीं इशारा करती है, देश को बर्बाद करने का सबसे सुगमतम साधन बन गई है। और ये बात सरकार तो नहीं समझेगी, क्योंकि सरकार को इससे मुनाफा होती है। आम जनता को समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात आम जनता समझ लेती है तो शायद आने वाला समय में हम विकसित भी हो जाएं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो 100 साल भी लग जाएगा, लेकिन भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला समय में और भी टॉपिक आएंगे आपके लिए, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के साथ समझ भी है, तो ये बातें हर बच्चों तक पहुँचने की भी ज़रूरी है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।